सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आप लोग सबको पता है आज क्या है, बताइए। आज JIGL का महा रिवीजन है, ठीक है। तो भाई मेरे आज हम लोग करेंगे महा रिवीजन एंड शाम को जो है, जो भी बच्चे हमारे स्टडी ग्रुप वाले देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, शाम को हम लोग ड्राफ्टिंग भी कर लेंगे कि आंसर्स को कैसे लिखना है JIGL में, आंसर्स को कैसे लिखना है कंपनी लॉ में, आंसर्स को कैसे लिखना है SLCM में, वो मैं आपको बता दूंगा सो दैट आप लोग बेटर तरीके से मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो आंसर ड्राफ्टिंग टेक्निक्स वो मैं बता दूंगा आपको शाम को हम लोग लेंगे वो क्लास। अभी जो है वो हम लोग करने वाले हैं JIGL का महा रिवीजन, कोशिश करेंगे सातों के सातों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। सुनिए अच्छे से एक चीज़, मैं नॉर्मली जब भी वीडियो लेक्चर करवाता हूँ तो वो मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही करवाता हूँ, लेकिन जैसे आपको पता है ये रिवीजन है तो हम लोग एग्जामिनेशन सेंट्रिक होके पढ़ने वाले। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ने लग जाए, बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये, लेकिन डिटेल्ड वीडियो उन टॉपिक्स का जो टॉपिक्स जो है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो इन नोट्स में पूरा आपका मटेरियल ही कवर्ड है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा क्या कहते हैं इसको, एग्जामिनेशन सेंट्रिक नोट्स है कि यार ये पढ़ लो तो हो जाएगा, इस प्रकार का नोट्स है ये, ठीक है। ये टेंशन वाली बात नहीं है, मैं फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप आराम से नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो कि है JIGL का सोर्सेस ऑफ लॉ, क्या बताइए ना, सोर्सेस ऑफ लॉ। अच्छा, एक एक चैप्टर करके करेंगे, मैं ये भी बता दूंगा कि इन चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ कहाँ से आया है उसका सोर्स, ठीक है ना। लॉ किसने बनाया है उसका सोर्स, ठीक है। लॉ कैसे बना है उसका सोर्स, ठीक है, एंड किसने बनाया है उसका सोर्स, तो इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कि लॉ तो हम लोग नॉर्मली पढ़ने वाले, JIGL का मतलब ही होता है लॉ, तब उसमें तो पढ़ने वाले हम लोग, लेकिन उसमें जो लॉ आया है वो कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव कर रहे हैं हम, एंड उसका सोर्स क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में पहले पढ़ लेंगे कि अच्छा ठीक है ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से ये चीज़ जो है यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, डिफाइन लॉ अकॉर्डिंग टू अल्पाइन, ठीक है। तो साल्मोंड, जॉन ऑस्टिन, कैल्सन, हेनरी, इन सब का तो डिटेल्ड हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन कुछ जो है ये मैंने मिसलिनियस थोड़ा बहुत डाल के रखा है सो दैट आप लोग एक बार जो है इसके ऊपर गो थ्रू कर सको। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लेना, बाई चांस अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया तो इसके अकॉर्डिंग आप ये पढ़ सकते हो। ये एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि यहाँ से लॉ कैसे इफेक्टिव होता है। सुनना भाई मेरे, देखो इन सारे लोगों ने तो भैया बता के रखा कि लॉ ये सारा चीज़ है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो लॉ आपको पता है कि चलो यार लॉ ये है, तो अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से बता रखा है। किसी ने बताया कि यार लॉ एज अ आर्ट ऑफ साइंस ऑफ व्हाट इज़ इक्विटेबल एंड गुड, ठीक है, इस प्रकार से बता रखा है बहुत सारे लोगों ने। तो इसका कुछ एक नमूना मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एक बार गो थ्रू कर लेना, बाई चांस एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाए एक एक लाइन का है, ये आप लिख दो, फिर नीचे बना के लिख सकते हो खुद से, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, JIGL में एक चीज़ मैं बता दूं, जब बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं ना सर JIGL में मेरे को डिट्टो सेम टू सेम लिखना होता है मटेरियल जैसा, तो मैं आपको बता दूं भाई मेरे ऐसा नहीं है, आपको डिट्टो सेम टू सेम मटेरियल जैसा लिखना नहीं है। आप समझ लो उसको और अपनी भाषा में लिख दो, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, मीनिंग चेंज ना हो जाए, ठीक है। JIGL बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है भाई मेरे, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको डिट्टो लिखने की ज़रूरत नहीं। इट्स नॉट लाइक कंपनी लॉ, इट्स कम्प्लीटली द जनरल लॉज दैट वी आर स्टडिंग। तो ये अपने खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिम वगैरह जहाँ पे आपको डिट्टो लिखना है वो तो डिट्टो लिखना ही है, ठीक है ना। तो वो मैं बता दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन था हाउ आर लॉ मेड इफेक्टिव। यार लॉ को हम लोग इफेक्टिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि लॉस आर मेड इफेक्टिव बाय एडमिनिस्टरिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कि अगर यार लॉ को तुमने फॉलो नहीं किया तो इसके पीछे पनिशमेंट लगवा देंगे हम, इसके पीछे पनिशमेंट लगवा देंगे हम। इससे क्या होता है, लॉ इफेक्टिव होता है, लॉ इफेक्टिव होता है। यार ट्रैफिक सिग्नल अगर तोड़ दो तो आप, तो उसमें क्या लग जाता है, फाइन लग जाता है। तो अगर फाइन लग रहा है वो क्या एक प्रकार का पनिशमेंट है, पेनल्टी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इफेक्टिव होगा ना, लोगों के दिल में डर रहेगा कि मेरे को पैसा देना है। बाय प्रिवेंटिंग डिसओबीडियंस,
बाय रिक्वायरिंग वन इन सम इंस्टेंस टू कंप्लीट एन ऑब्लिगेशन ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म, है ना, कि लॉस आर मेड इफेक्टिव मतलब कैसे, हाँ जी, बाय रिक्वायरिंग वन इन सम इंस्टेंस टू कंप्लीट एन ऑब्लिगेशन, मतलब किसी को उससे वो कार्य करवाना जो कार्य वो फेल हो चुका है करने से। समझ में आ रहा है, एक बंदे को कुछ कार्य करना था लेकिन वो फेल हो चुका है, तो उस बंदे को उसी कार्य को दोबारा करवाना, इस प्रकार से हम लोग लॉ को इफेक्टिव बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बार ट्रैफिक जो है सिग्नल तोड़ के निकल गए, ठीक है, एक बार तोड़ के निकल गए, फिर आपको फाइन लगवा दिया, फिर आप समझ चुके, फिर आपसे वही कार्य दोबारा करवाया जा सकता है। आप नेक्स्ट टाइम जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है वो तोड़ के नहीं निकल जाओगे, है ना, तोड़ के नहीं निकल जाओगे, राइट। तो आपने पहली बार फेल्ड हुए थे, लेकिन इस बार हम लोग आपको कह रहे हैं कि भैया यू कांट बी फेल्ड राइट नाउ, आपसे करवा रहे हैं, मतलब आपका कॉलर पकड़ के आपको आपसे करवा रहे हैं वो काम। बाय रिक्वायरिंग डैमेज टू बी पेड फॉर एन इंजरी ड्यू टू इन डिसओबीडियंस, तो आप ओबीडियंट नहीं थे, मतलब रेड लाइट था एंड जेब्रा क्रॉसिंग से एक दादी अम्मा जो है वो क्रॉस कर रही थी और आपने सीधा जाके ठोक दिया उनको, तो इंजरी हुआ उनको, आपको भी। अब उनको जो इंजरी हुआ उसका भरपाई आपको करना होगा, है ना, अब 10 लाख का खर्चा आ जाएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको पे करना। अगर ये सारे नियम कानून नहीं लिखा रहता ना भाई मेरे, आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर ये सारा नियम कानून नहीं लिखा होता तो कोई फॉलो नहीं करता। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको अगर मैं बोल दूँ कि ये रूल्स है, आप बोलोगे मुझे कहाँ पे लिखा है दिखाओ, लिखित कहाँ पे है, कागज़ दिखाओ कागज़। तो इसलिए हम लोग सब चीज़ जो है वो लिख के रखना होगा। अगर अनटिल एंड अनलेस आप लिख के रखो, अनटिल एंड अनलेस आप वो लॉ में लिख के रखो, कोई फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको डैमेज भी भरना है, डिसओबीडियंट हो तो आपसे वो कार्य दोबारा करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, पनिशमेंट तो देंगे ही। तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों को देखो, एक चीज़ करके तो लॉ इफेक्टिव नहीं होगा, इन सबको एक साथ करने से ही लॉ इफेक्टिव बनता है, ठीक है। अब अगर इंडियन लॉ के बारे में बात करें तो इंडियन लॉ कहाँ से आया, इंडियन लॉ का सोर्स क्या है, ये पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो आप बता दोगे भैया इंडियन लॉ जो है ना 2 सोर्सेज से आता है, एक है प्रिंसिपल सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। एक है प्रिंसिपल सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। अगर हम लोग प्रिंसिपल सोर्सेज के बारे में बात करें तो 4 प्रकार के सोर्सेज से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इस सोर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 भाग में, 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस सोर्स को। 4 भाग में क्या क्या आएगा, एक आएगा कस्टम और कस्टमरी लॉ, दूसरा आएगा जुडिशियल डिसीजन और प्रिसीडेंस, तीसरा आएगा स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन, लास्ट में आएगा पर्सनल लॉ। एग्जामिनेशन में ये सारा जो है ना बहुत डीपली पूछा जाता है, ये तीनों तो बहुत बार पूछा गया है, एग्जामिनेशन बहुत कॉमन है, तो अब इसको बहुत अच्छे से करना होगा। अगर मैं कस्टम, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते कि यार ये कस्टम और कस्टमरी लॉ है क्या चीज़, है ना, कस्टम और कस्टमरी लॉ है क्या चीज़। कस्टम और कस्टमरी लॉ 2 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड एक है कस्टम विथ सैंक्शन। एक है कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड दूसरा है कस्टम विथ सैंक्शन। इसका मतलब है क्या है, कस्टम विदाउट सैंक्शन का मतलब होता है नॉन ऑब्लिगेटरी लॉ। देखो क्या, नॉन ऑब्लिगेटरी लॉ, ये एग्जामिनेशन में लिख देना है, ठीक है। नॉन ऑब्लिगेटरी लॉ मतलब आप ऑब्लाइज्ड नहीं हो कि इसको फॉलो करना ही है, ऐसा नहीं है, इसको फॉलो करना ही है ऐसा नहीं है। हम लोग क्यों नहीं करते, सोसाइटी के प्रेशर से भाई मेरे, पब्लिक प्रेशर से हम लोग नहीं करते, सोसाइटी क्या कहेंगे, ठीक है। विच इज़ फॉलोड, इट इज़ अ नॉन ऑब्लिगेटरी लॉ पहली बात, लेकिन विच इज़ फॉलोड ड्यू टू पब्लिक प्रेशर एंड इट्स वायोलेशन विल नॉट लीड टू एनी प्रोसिक्यूशन। अगर आप ये वायोलेट भी कर दो ना, अगर आप ये वायोलेट भी कर दो तब भी आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेकर जा सकता, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप करते क्यों नहीं हो, आप करते क्यों नहीं, पब्लिक के प्रेशर से, पब्लिक क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ चुका है। ये है कस्टम विदाउट सैंक्शन, जिसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, जिसके पीछे कोई पनिशमेंट नहीं है। और दूसरा होता है कस्टम विथ सैंक्शन, जो तो पता ही है, ये कंपलसरी, देखो इट इज़ ए कंपलसरी लॉ वायोलेशन ऑफ विच विल लीड टू प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ यहाँ पे लिखा है नॉन ऑब्लिगेटरी, यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी लॉ, मतलब आप ऑब्लाइज्ड हो, ये कंपलसरी लॉ है, ये मतलब बाकी जितना भी लॉ लिखित में है वो सारा लॉ आ जाएगा कस्टम विथ सैंक्शन में, समझ में आ रहा है ना। जहाँ पे लिखा है ये चीज़,
अगर आपने ये कार्य किया तो आपको प्रोसिक्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये जो कस्टम विद सैंक्शन है ना, ये दो प्रकार से डिवाइडेड है, एक है लीगल, दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम्स। एक है लीगल, दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम्स। एक है लीगल, दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम्स। अगर हम लोग कन्वेंशनल कस्टम्स के बारे में बताएं तो वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है कि these types of law are not created by any authority or statute, rather it is created out of contractual obligation between two parties। मतलब ये जो कन्वेंशनल कस्टम्स है ना, इसका मतलब ये होता है कि दो लोग के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से जो आप पे एक लॉ लागू हो जाता है, उसको कहा जाता है कन्वेंशनल कस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने क्या किया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तेरे को मेरा घर बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुमको मेरा घर बेचने वाला हूँ, वहाँ पे मैंने एक लॉ क्रिएट किया, वहाँ पे मैंने एक ऑब्लिगेशन क्रिएट किया आपके ऊपर कि भाई मेरे सुन, एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किया कि सुन, मैं ये लिख के दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, ये घर तू पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन इसको जो है तू भाड़े पे नहीं चढ़वा सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है और आपने एक्सेप्ट किया ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कारण जो लॉ का जन्म होता है, एक ऑब्लिगेशन का जन्म होता है, उस प्रकार के लॉज को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। दिस टाइप्स ऑफ लॉज आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी ऑथोरिटी, कोई ऑथोरिटी क्रिएट नहीं करता, रैदर इट इज़ क्रिएटेड बाय आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन टू पार्टी। समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बवाल। कन्वेंशनल कस्टम्स एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद है लीगल कस्टम। लीगल कस्टम ये तो दो प्रकार से डिवाइडेड है ना, कस्टम विद सैंक्शन में। लीगल कस्टम में क्या है, दो प्रकार से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लोकल, जनरल, ठीक है। लोकल में आ जाएगा जियोग्राफिकल एंड पर्सनल, जनरल में आ जाएगा लॉ फॉलोड बाय द एंटायर कंट्री, जो कि पूरे कंट्री में जो भी जनरल लॉ, मतलब जनरल लॉ, ठीक है। एंड लोकल लॉ मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया रीजन में जो है ना, वो मतलब वहाँ का लॉ है ये चीज़, ठीक है, वहाँ का लॉ है, एक पर्टिकुलर रीजन में ये लॉ है। समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो जियोग्राफिकल मतलब लॉ एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में ये लॉ एप्लीकेबल है। पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है। पर्सनल लॉ मतलब लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है, कि इन लोगों के ऊपर ये लॉ लागू होता है और दूसरे लोगों के ऊपर वो लॉ लागू होता है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आ चुका है सर। इसको हम लोग एक बार रैप अप करेंगे फटाफट, क्या कैसे करके। देखो सिंपल चीज़ है, ये कस्टम एंड कस्टमरी लॉ बहुत बार आया एग्जामिनेशन में, इस बार भी आ सकता है, देख लो। कस्टम और कस्टमरी लॉ दो प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं, एक सैंक्शन के साथ, एक विदाउट सैंक्शन, एक विद सैंक्शन। जो विदाउट सैंक्शन है वो नॉर्मली जो है वो कोई किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेटरी लॉ नहीं है, ये आप ऑब्लाइज नहीं हो फॉलो करने के लिए, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी क्या कहेंगे, सोसाइटी के प्रेशर के कारण, ठीक है। दूसरा है कस्टम विद सैंक्शन, जो कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगवा देगा, जो कि ऑब्लिगेटरी है, यू हैव टू ऑब्लाइज विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन अंडर दिस काइंड ऑफ सेक्शन, दिस काइंड ऑफ कस्टम्स, ठीक है। तो कस्टम विद सैंक्शन, इसमें क्या है कि इसमें आप पुलिस बुला सकते हो, इसमें पुलिस नहीं बुला सकते, इसमें पुलिस नहीं बुला सकते, इसमें आप पुलिस बुला सकते हो, इसमें आपको गिरफ्तार हो सकता है, आपके अगेंस्ट FIR हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ चुका है, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते, कस्टम विद सैंक्शन को हम लोग डिवाइड कर सकते दो प्रकार में, एक है लीगल कस्टम, दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम मतलब वो लॉ जो क्रिएट होता है अंडर टू पार्टीज, बिटवीन टू पार्टीज, टू और मोर पार्टीज हो सकता है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही पार्टी हो, टू और मोर पार्टीज रेस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं इसको कन्वेंशनल कस्टम्स। दूसरा है लीगल कस्टम, यही वाला है लीगल कस्टम। अब ये जो लीगल कस्टम है इसको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, लोकल एंड जनरल। जनरल तो मतलब पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में जो भी लॉ है, एंड लोकल में जो जियोग्राफिकल एंड पर्सनल। जियोग्राफिकल लॉ अलग होता है, एक पर्टिकुलर रीजन का होता है, एंड पर्सनल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल के लिए लॉ होता है। वो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल। आगे देखेंगे, ये ए हो चुका है भाई मेरे, ठीक है, ए हो चुका है, हम लोग ए कर लिए हैं। अब देखेंगे जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंस, ये बवाल है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंस, इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं। देखो, जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल मतलब जुडिशरी, जुडिशरी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो मुख्य पार्ट्स में, ठीक है, मेन पार्ट्स में।
एक है हाई कोर्ट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहले जुडिशियल डिसीजन समझ लेते हैं। एक है हाई कोर्ट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब जो हाई कोर्ट में डिसीजन सुनाया जाता है, जो हाई कोर्ट में डिसीजन सुनाया जाता है, सुनो अच्छे से, जो हाई कोर्ट में डिसीजन सुनाया जाता है वो क्या है, वो एक प्रकार का लॉ बन जाता है ना। लेकिन एक चीज़ समझना कि ये जो हाई कोर्ट ने जिस भी प्रकार का डिसीजन सुनाया है वो उसके नीचे के सारे कोर्ट्स के ऊपर लागू हो जाएंगे। मतलब हाई कोर्ट, द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो डिसीजन सुनाया जाता है वो एक प्रकार का बेंचमार्क बन जाता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी केस जो रजिस्टर हो जाए, ठीक है, केस कोर्ट में आ रहे हैं, तो उसका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट का जो नीचे हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स होंगे वो इस डिसीजन को मान के चलेंगे, जो हाई कोर्ट ने सुनाया है वो लागू हो जाएगा सारे नीचे वाले कोर्ट्स के ऊपर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक हाई कोर्ट तो नहीं है, सारे स्टेट्स के अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया वो दूसरे कोर्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, दूसरे हाई कोर्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर लागू हो जाएगा। ये एक सोर्स ऑफ लॉ हुआ ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है, लॉ बन रहा है। कौन बना रहा है, अपना हाई कोर्ट। लेकिन यही लॉ एप्लीकेबल नहीं है ऑन दी अदर बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है, ऑन दी अदर बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर लागू नहीं है, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक नंबर कोर्ट होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुना दिया, ठीक है, तो वो लागू हो जाएगा सारे हाई कोर्ट्स के ऊपर एक्सेप्ट टू दी अदर बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक बेंच थोड़ी ना होता है, बहुत सारे बेंचेस ऑफ जजेस बैठते हैं, है ना। तो एक बेंच ने सुना दिया, ये एक बेंच में पकड़ लो 3 जन बैठे या फिर 2 जन बैठे, एक बेंच ने सुना दिया, क्या सुना दिया बताइए ना, डिसीजन सुना दिया, ये लागू हो जाएगा इंडिया के हर हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है, हर हाई कोर्ट इस प्रकार के सिमिलर केसेस में यही डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अदर बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स है उसमें उनके ऊपर लागू नहीं होगा, वो चाहे तो दूसरा डिसीजन भी सुना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छा, जो नोट से नहीं पढ़ना चाहते वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल को खोल के देख सकते हैं, यही सेम चीज़ लिखा होगा। ठीक है ना, तो वहाँ से आप मार्क करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है पिछले घटा हुआ घटना, मतलब मतलब हाउ डू यू कॉल दिस, लाइक यू नो द प्रीवियस इंसिडेंट्स, ओके, प्रीवियस इंसिडेंट्स विच टुक प्लेस, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो फ्यूचर इंसिडेंट्स है जो कि वेरी रिलेटेबल है टू द प्रीवियस इंसिडेंट्स, टू द पास्ट इंसिडेंट्स, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर केस हो रहा है तो सिमिलर जजमेंट सुनाना। समझ में आ रहा है? तो सिमिलर जजमेंट सुनाना, तो यही है प्रेसिडेंट्स। देखो, ये जुडिशियल डिसीजन तो समझ में आ चुका है। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो आज से पहले अगर इस प्रकार का घटना घटा है और कोई डिसीजन सुनाया गया है, तो नॉर्मली हम लोग ऐसा मतलब ऑब्लाइज नहीं है कि हमको सुनाना ही होगा सेम टू सेम, लेकिन अगर इससे पहले सेम केस आया हुआ है तो उसका डिसीजन अगर सुनाया गया है तो वी कैन पुट दैट डिसीजन टू द सिमिलर केसेस ऑल्सो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, इसको भी प्रेसिडेंस को भी हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, डिक्लेरेटरी, परसुएसिव, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। डिक्लेरेटरी, परसुएसिव, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, ये एग्जामिनेशन में आता है। हाँ जी, आता है। चलो, सबसे पहले देखेंगे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट किसको कहा जाता है? देखो, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू सलमान, एक बार पढ़ लेते हैं कि अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज वन दैट इज मियरली द एप्लीकेशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ, हियर नो न्यू लॉ इज ऑब्जर्व्ड। मतलब यहाँ पे नया लॉ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन हो चुका है इस लॉ का, पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, तो ये प्रीवियसली ही हम लोग इस लॉ को देखे हैं एंड अब हम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू लॉ नहीं बनता। ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब होता है जहाँ पे नया लॉ जो है वो बनता है। एन ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज वन दैट क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जजमेंट पास बाय जजेस ऑन मैटर ऑन विच देयर वेर नो लॉ, सो इट गिव्स राइज टू अ न्यू लॉ।
तो जैसे सबरीमला टेम्पल के केस में हुआ था, नया नया जजमेंट आया था, ठीक है ना, तो उस सेम टू सेम मतलब जो अगर पकड़ लो यार, पहले ये मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, पहले कभी सुना नहीं है हमने, तो इसके ऊपर हम लोगों ने नया जजमेंट जो है वो हम लोग सुना रहे हैं। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यू लॉ हमको देखने को मिलता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स में, ठीक है। परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब होता है, अ परसुएसिव प्रेसिडेंट इज वन विच द जजेस आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो। मतलब ऑब्लाइज नहीं है, हम इसको फॉलो करना ही है ऐसा नहीं है। व्हेन ए जज इज नॉट अंडर द कंपल्शन टू फॉलो जजमेंट पास बाय एनी अदर कोर्ट, ठीक है, एनी अदर कोर्ट। मतलब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब पकड़ लो दूसरे कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया तो मेरा सेम टू सेम जजमेंट सुनाना होगा, ऐसा कोई बताइए ना, ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जजमेंट पास बाय वन बेंच ऑफ हाई कोर्ट इज परसुएसिव फॉर अदर बेंच ऑफ हाई कोर्ट, है ना, कि एक हाई कोर्ट के बेंच ने ये सुनाया तो दूसरा हाई कोर्ट के बेंच ने भी सेम टू सेम सुनाना होगा, ऐसा कोई दरकार नहीं है। समझ में आ चुका है। लेकिन लोअर ऑथोरिटीज़, लोअर कोर्ट्स को तो सुनाना होगा सेम टू सेम, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, क्या बताइए ना, एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, एन ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन that judges must follow whether they approve of it or not. Judgment passed by any other court which is absolutely binding on a particular court. Absolute authoritative, ये मतलब जो दूसरे कोर्ट ने जजमेंट सुनाया और बाकी सारे कोर्ट्स के ऊपर पूरा लागू हो जाएगा। तो इसका 2-3 एग्जाम्पल आप ऐਵੇਂ दे सकते हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू है हर हाई कोर्ट के ऊपर, हर हाई कोर्ट का जजमेंट लागू है हर उसके सबॉर्डिनेट जितने भी छोटे कोर्ट्स हैं उनके ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं ऑथोरिटेटिव, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव, ठीक है। कंडीशनल ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है, अ कंडीशनल ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन व्हेन ए जजमेंट इज पास बाय कोर्ट एंड इट्स बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एक्सेप्ट इन सम ऑप्शनल केसेस। मतलब जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर लागू है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहूँगा, हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुनाया है, ठीक है, जो कि नॉर्मली हर लोअर कोर्ट के ऊपर जो है वो लागू है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे निकल जाते हैं जहाँ पे वो लागू नहीं होता। तो इस प्रकार के केसेस को कहा जाता है कंडीशनल ऑथोरिटेटिव। कंडीशनल ऑथोरिटेटिव नाम से पता लग रहा है, नाम से आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला पोर्शन जो है ना, आपको जो ये वाला पोर्शन है ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ नाम से आप बोल दोगे मेरे को आंसर्स। सबसे पहले डिक्लेरेटरी, जहाँ पे न्यू लॉ नहीं बनता, ओरिजिनल जहाँ पे न्यू लॉ बनता है। परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब बताइए ना फटाफट, जजमेंट जो एक बेंच ने पास किया जो कि लागू नहीं है टू दी अदर बेंचेस ऑफ द सेम कोर्ट, है ना, मतलब हाई कोर्ट, लेकिन लागू है टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये भी सही बात है, परसुएसिव है, ठीक है। हाई कोर्ट का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। एब्सोल्यूट ऑथोरिटी मतलब पूरा लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अपना हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो अपने लोअर कोर्ट्स के ऊपर। कंडीशनल ऑथोरिटेटिव यहाँ पे बोला जाता है। कंडीशनल ऑथोरिटेटिव मतलब क्या बताइए ना, कंडीशनल ऑथोरिटेटिव क्या बताइए। कंडीशनल मतलब नॉर्मली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर ये पूरा लागू होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग टॉपिक, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज मतलब क्या है सर बताइए। मतलब ये है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज मीन्स एडहर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टैब्लिश्ड। अगर आप सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ एग्जामिनेशन में एंड आप में लिखने का क्षमता है तो आप पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो उसमें, बाकी का ना पढ़ के भी, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होना होगा। अगर नहीं है तो पढ़ लो। एडहर टू द डिसीजन मतलब जो डिसीजन आपने सुनाया है उस पे कायम रखो, उसको फॉलो करो जो डिसीजन ऑलरेडी सुनाया गया है। एडहेर टू द डिसीजन, ठीक है। एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टैब्लिश्ड, जो ऑलरेडी सेटल हो चुका है चीज़ को उसको अनसेटल मत करो। अंडर द स्टेयर डिसीज डॉक्ट्रिन, अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच हैज़ बिकम सेटल्ड बाई ए सीरीज ऑफ डिसीजन जनरली इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड शुड बी फॉलोड इन सिमिलर केसेस। मतलब एक किसी भी पर्टिकुलर प्रकार का कोई पकड़ लो यार केस है जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा है, जैसे कि अयोध्या का केस है ना। अयोध्या का केस जो बहुत सालों से चलता आ रहा था, मंदिर बनना है, फिर बन चुका। बहुत सारे डिसीजन सुनने के बाद फिर जाके फाइनली वो बना, तो वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है, उसको अनसेटल दोबारा मत करो, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई केस आए तो सेम टू सेम डील करो।
रेशियो डेसिडेंडी, सिंपल बात है। प्रोफेसर गुड हार्ट, याद रखना सिर्फ, प्रोफेसर जिनका हार्ट जो है बहुत गुड है, अच्छे दिल का इंसान, सेज दैट रेशियो डेसिडेंसी कुछ नहीं है, कहता है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन देन अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है कोई भी डिसीजन सुनाना एक केस के मटेरियल फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। अरे बाप रे, ठीक है, एक किसी भी केस का जो मटेरियल फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप डिसीजन सुना रहे हो, उस प्रकार उसको कहा जाता है रेशियो डेसिडेंडी। वेयर एन इशू रिक्वायर्स टू बी आंसर्ड ऑन प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल विच आर by way of obstruction of the material fact of the case eliminating the immaterial elements is known as ratio decidendi। मतलब आपके सामने केस है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है, इमैटेरियल एलिमेंट्स है, लेकिन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपने डिसीजन सुनाया गया तो उसको कहा जाता है रेशियो डेसिडेंडी। ऑबिटर डिक्टा मतलब सेड बाय द वे, which means law should not be interpreted in a wider fashion। law should not be interpreted in a wider fashion मतलब आपको पता है कि लॉ मेकर्स जो है वो तो बवाल प्रकार से लिख डालते हैं, है ना, जो भी उनके मन में रहता है वो लिख डालते हैं, उनको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लिख डालते हैं जो भी उनके मन में है। अब वो जब लिखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अलग अलग प्रकार से कहते हैं कि नहीं इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग वो होगा, इस प्रकार से कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि भैया ज़्यादा वाइडर फैशन में नाटक मत करो, ज़्यादा जितना लिखा गया है उस हिसाब से पढ़ो। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, पढ़ते हुए इस लॉ को इंटरप्रेट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि भैया जिस इंसान ने जो इंसान लाइबल है, जिस इंसान ने क्राइम किया है उसको पनिशमेंट हो इस प्रकार से। ऐसा ना हो कि भैया किसी ने घर लूट लिया और आप ऐसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि भैया घर लूटा है कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, छोड़ दो इसको, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइडर फैशन में इसको इंटरप्रेट मत करो। ये चीज़ आप और बेटर तरीके से समझोगे जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करोगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हम लोग करने वाले, टेंशन वाली बात नहीं है। स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन है दूसरा नाम, स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन। स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन पढ़ रहे हम लोग, सी में आ चुके, लास्ट में आएगा डी जो कि है पर्सनल लॉ, ठीक है। सी में क्या है, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। मतलब लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट में डिफरेंस क्या, देखो अच्छे से। लेजिस्लेशन इज दैट सोर्सेस ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन और प्रोमulgation of legal rules by an authority duly empowered by the constitution in that behalf। it is sometimes called jus scriptum, समझना, jus scriptum याद रखना, जो कि स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन को कहा जाता है। jus scriptum मतलब लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अथॉरिटी जो डिक्लेयर करता है कि ये रूल है, कोई भी अथॉरिटी जो कि डिक्लेयर करता है कि यही लीगल रूल है और इसको एम्पावर्ड किसने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दिया है कि वो रूल बना सकता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड जुस स्क्रिप्टम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जुस स्क्रिप्टम, उसको कहा जाता है लेजिस्लेशन। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अरे भाई हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, MCA बनाता है, उसको पावर किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने। जजेस जो है वो बनाते हैं लॉज, उनको पावर किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। स्टैट्यूट क्या है, स्टैट्यूट लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ इज व्हाट इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब कोई भी एक्ट, स्टैट्यूट्स किसको कहा जाता है, जो कि पास किया जाता है बाय और इन द पार्लियामेंट, है ना, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो उस प्रकार के चीज़ों को कहा जाता है स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ विच इज़ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन, ठीक है, जो कि लेजिस्लेशन के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। उनके पास भी तो अथॉरिटी रहता है, समझ में आ रहा है, उनके पास भी तो अथॉरिटी रहता है। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉ पास करने के लिए, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है ये तो एक्ट है सर, तो एक्ट में क्या लिखा है, लॉ लिखा है, लॉ। अच्छा, पर्सनल लॉ सुनो, पर्सनल लॉ मतलब क्या होता है, अपना अपना खुद का लॉ। हिंदूज़ का जैसे लॉ है, हम लोग नॉर्मली वेदास जो है वो फॉलो करते हैं, 4 वेदास है हमारे पास, स्मृतिस है। मोहम्मदन लॉ है जिनका है, होली बुक है, कुरान है, ठीक, कियास, ठीक है। तो ये सारे जो है उनके पर्सनल लॉस है, तो ये डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ये भी एक प्रकार के सोर्सेज ऑफ लॉ ही है। हमारा हिंदू नियम क्या कहता है, उनका इस्लामिक नियम क्या कहता है, क्रिश्चियंस का नियम बाइबल क्या कहता है। तो ये प्रकार के ये सारे अपना अपना इंडिविजुअल लॉस है, ठीक है। चलो
व्हाट आर दी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ? तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में आता है अपना जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ में 4 प्रकार से डिवीजन है, कॉमन लॉ, मर्केंटाइल लॉ, मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे इस चीज़ को अभी, ठीक है। एक्सप्लेन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, इसका मतलब क्या होता है समझना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ अ स्टैट्यूटरी लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ में कोई रूल लिखा ही नहीं है, और कस्टम भी नहीं है, पर्सनल लॉ भी नहीं है, मतलब कहीं पे लॉ मेरे को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। द इंडियन कोर्ट्स अप्लाई टू द डिसीजन ऑफ ए केस what is known as justice, equity and good conscience, which may mean the rule of English law in so far as they are applicable to Indian society and circumstances। ठीक है, तो अपना खुद का कोई ऐसा लॉ बना नहीं है क्योंकि कोई केस आया नहीं था, तो अब कैसे हम लोग इसको डिसीजन सुनाएं। तो हम लोग इंग्लिश लॉ को एक बार देख लेते, बाहर देश का जो लॉ है उसको एक बार देख लेते, वो अगर इंडियन सोसाइटी में फिट बैठता है तो उस प्रकार से हम लोग उसको मानेंगे। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ, ये 4 है, ठीक है। कॉमन लॉ मतलब, कॉमन लॉ इन द कंटेक्स्ट इज द नेम गिवन टू दोज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इवॉल्व्ड बाय द जजेस इन मेकिंग डिसीजंस ऑन केसेस दैट आर ब्रॉट बिफोर देम। जी, कॉमन लॉ है, जो जजेस जो है वो बार बार जो सिमिलर केसेस को देखते हुए जो लॉ उन्होंने बनाया, उन सारे केसेस को, उन सारे लॉज को हम लोग कहते हैं कॉमन लॉ। लॉ मर्चेंट मतलब, ये लॉ मर्चेंट मतलब नॉर्मली ट्रेडर्स के लिए होता है। देखो, द लॉ मर्चेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ। लॉ मर्चेंट मीन्स दोज कस्टम्स एंड यूजेस विच आर बाइंडिंग ऑन ट्रेडर्स इन देयर डीलिंग विथ ईच अदर। ठीक है, अच्छा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी ट्रेडर्स मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी, सामान, एक देश का सामान दूसरे देश को भेजना, ठीक है, या फिर 2 लोगों के बीच में ट्रेडिंग होना, उसका क्या लॉ है, उसका तो भैया बिजनेस का अलग लॉ है ना, तो वो सारा चीज़। इक्विटी इज अ बॉडी ऑफ रूल्स द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ विच वॉज नीदर कस्टम नॉर रिटन लॉ बट डेवलप्ड इन द कोर्ट्स ऑफ, बट डेवलप इन द कोर्ट्स, ये आप लिख सकते हो, बट डेवलप इन द कोर्ट्स। समझ में आ रहा है, इतना आप समझ लो। इक्विटी इज अ बॉडी ऑफ रूल, इट्स अ बॉडी ऑफ रूल, और इसका प्रिंसिपल सोर्स कभी भी कस्टमरी लॉ नहीं था, कभी भी अपना रिटन लॉ नहीं था, लेकिन ये डेवलप हुआ कोर्ट्स में। समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। स्टैट्यूट लॉ तो आपको पता ही है, स्टैट्यूट लॉ इज द पोर्शन ऑफ द लॉ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेशन और इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट और द सबऑर्डिनेट और delegated legislative bodies. It is now a very important sources of law, statute law, जो पार्लियामेंट में एक्ट वगैरह पास किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, डिफाइन द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन करो भाई मेरे, क्या है? जूरिस मीनिंग लॉ, प्रूडेंस मीनिंग नॉलेज, याद रखो। अच्छा, अब आ रहे हैं हम लोग मेन चीज़ के ऊपर। इसमें बहुत सारा पूछा जाता है बार बार, ठीक है, इसका मैं आपको शॉर्टकट में भी समझा दूंगा। जॉन ऑस्टिन, क्या बताइए? जॉन ऑस्टिन का क्या है? जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा देखो, जॉन ऑस्टिन अ नोटेड इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द चेयर ऑफ jurisprudence at the University of London. Austin was known for the command theory of law. According to Austin, law is a command of sovereign that is backed by sanctions. Austin has propagated that law is command which imposes a duty and the failure of which fulfill the duty with sanctions. इसका मतलब क्या है? ऑस्टिन कहता है कि भैया देखो, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब होता है, ऑस्टिन कहता है कि हर लॉ के पीछे कोई सैंक्शन लगाना चाहिए, मतलब कोई पनिशमेंट ज़रूर होना चाहिए, तब जाके ये फॉलो होगा। ठीक है, तो कमांड थ्योरी ऑफ लॉ क्या कहता है? इट इज़ ए कमांड गिवन बाय सॉवरेन अथॉरिटी और इट हैज़ सैंक्शन बिहाइंड इट। मतलब एक कमांड है, एक ऑर्डर है जो दिया जाता है बाय ए सॉवरेन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी देता है जिसके पीछे सैंक्शन भी लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसको याद कैसे रखें? याद करने के लिए मैंने निंजा टेक्निक्स बना के रखा है। कैसे? जॉन ऑस्टिन कौन था? एक इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट, वो पहला ऑक्यूपेंट था ऑफ द चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये चेयर रखा कहाँ पे था? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। डिमांड थ्योरी ऑफ लॉ लाया उसने, इट इज़ ए कमांड, और कहा लॉ लाकर कहा इट इज़ ए कमांड, इट इज गिवन बाय सॉवरेन अथॉरिटी एंड इट इज सैंक्शन बिहाइंड इट। सिंपल चीज़, पॉइंट वाइज आप याद रखो तो आपको याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। निंजा टेक्निक्स में समझ में आ चुका है। एक्सप्लेन रॉस्को-पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ। रॉस्को-पाउंड क्या कहता है? रॉस्को-पाउंड क्या कहता है? देखो, रॉस्को-पाउंड यहाँ से कर लेते, यहाँ से अगर करने जाओगे ना तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। ये निंजा टेक्निक्स देखो। रॉस्को-पाउंड एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर है। जॉन ऑस्टिन कौन था? जॉन ऑस्टिन एक इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट था, और ये कौन है? ये है अपना रॉस्को-पाउंड। ये कौन है? अमेरिकन लीगल स्कॉलर है, लीडिंग ज्यूरिस्ट था 20th सेंचुरी का।
अ प्रोपोनेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, थ्योरी लिखा सोशियो इंजीनियरिंग, और कहता है द सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट विद द मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। उसकी थ्योरी में क्या कहा गया है? सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट विद मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। इसको अगर याद कर लो तो रॉस्को पाउंड का आप याद रहेगा। रॉस्को पाउंड इज अ डिस्टिंग्विश अमेरिकन लीगल स्कॉलर हु वॉज अ लीडिंग जूरिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, फिर बोले द गोल ऑफ दिस थ्योरी वॉज टू बिल्ड सच ए स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वेयर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट ऑफ मैक्सिमम एंड वॉज अचीव्ड विद द मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो पाए मिनिमम फ्रिक्शन के, मतलब मिनिमम लड़ झगड़ के, ठीक है, मिनिमम फ्रिक्शन के साथ हम लोग सोसाइटी पे पीस डिलीवर कर पाए, लॉ जस्टिस डिलीवर कर पाए, ठीक है, यही से हो जाएगा। अमेरिकन लीगल स्कॉलर था, लीडिंग जूरिस्ट था 20th सेंचुरी का, प्रोपोनेंट था ऑफ अ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसने लाया सोशियो इंजीनियरिंग, ठीक है, उसने एक थ्योरी दिया, थ्योरी का नाम है सोशियो इंजीनियरिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसमें कहा गया कि सेटिस्फैक्शन वो कहना चाहता है सोशियो इंजीनियरिंग में कि सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट विद मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। इतना आप याद रखो, हो गया। ये याद रख लिए तो ये बना के लिख नहीं सकते भाई मेरे, बताओ। अगर नहीं लिख सकते तो भैया क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हाँ जी, लिख नहीं सकते सर, साइंस के हैं, हाँ तो तुम भी तो लिख सकते हो सर, आर्ट्स के, तुम तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉन विलियम सलमॉन्ड। सलमॉन्ड क्या कहता है? वो एक्चुअली एक लॉ प्रोफेसर है न्यूजीलैंड का, ठीक है। क्या है बताइए फिर से? लॉ प्रोफेसर है न्यूजीलैंड का। वो उसका हिस्ट्री है कि वो जज था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। पर्पज ऑफ लॉ वाज डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस। उसके अकॉर्डिंग द पर्पज ऑफ लॉ वाज डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस। वो डिफरेंशिएट करता था बिटवीन लॉ एंड द लॉ, बिटवीन लॉ एंड द लॉ, बिटवीन लॉ एंड द लॉ, लॉ एंड द लॉ में, लॉ एंड द लॉ में या फिर दी लॉ में इसमें डिफरेंस है। कहा से दैट द फॉर्मर रेफर्स टू द कॉन्क्रीट एंड द लेटर रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट। मतलब लॉ मतलब होता है कॉन्क्रीट, दी लॉ का मतलब होता है इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, आर होगा, ठीक है, RACT एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एक्सप्लेन हैंस कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ। हैंस कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ, ये क्या कहते हैं? हैंस कैल्सन क्या कहता है? देखो हैंस कैल्सन क्या कहता है? कहता है कि वो एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर है एंड ज्यूरिस्ट नोन फॉर हिज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। उसने क्या लाया? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। डिस्क्राइब लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस और डिस्टिंग्विश कहता है कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस है और डिस्टिंग्विश है नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस जैसा नहीं, नॉर्मेटिव साइंस है। विच आर बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट सच एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच इज बेस्ड ऑन, हाँ जी, विच इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट सच एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे कैंसल क्या कहता है? कैल्सन क्या कहता है? एक बार देख लो, यहाँ से कर लेते एक बार। Hans Kelsen was an Austrian philosopher and jurist known for his pure theory of law. Kelsen described a law as normative science as distinguished from natural science. ठीक है, according to Kelsen, norms मतलब sanctions, rules forbidden or prescribing a certain behavior. According to Kelsen, we attach legal normative meaning to certain actions and not to other depending on whether that event is accorded and legal normative by any other legal norm. इतना आप याद रखो, फिर तो आप नॉर्मली लिख ही सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। हैंस कैल्सन का इतना आप याद रख लो। जर्मी बेंथम। बेंथम क्या कहता है? देखो अच्छे से। बेंथम कहता है, बेंथम was the pioneer of analytical jurisprudence. Bentham was the pioneer of analytical jurisprudence in Britain. इन कहाँ पे? ब्रिटेन पे। बेंथम कहा कि एवरी लॉ में बी कंसिडर्ड इन 8 डिफरेंट रिस्पेक्ट्स। एक है सोर्स लॉ है, क्या किसका? सब्जेक्ट क्या है लॉ का? ऑब्जेक्ट क्या है? गोल्स क्या है? एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक जा सकता है ये लॉ? एस्पेक्ट्स क्या है? फोर्स क्या है? मोटिवेशन मतलब क्यों लाए हम लोग इस लॉ को? रेमेडियल अपेंडेजेस क्या है, मतलब रेमेडी क्या है? एंड एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, इससे भी आपका हो जाएगा जेनरी बेंथम का। एक चीज़ मैं यहाँ पे होमवर्क दूंगा, वो है क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म एग्जामिनेशन में, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट यूजलेस टॉपिक इफ द एग्जामिनर गिव्स इन द एग्जामिनेशन। मतलब इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ये सारा तो सीखने को मिलेगा, लेकिन क्रिटिसिज्म में कहाँ सीखने को मिलता है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है आपको फेल करने के लिए।
तो 1 2 3 4 लास्ट में 5। ये 5 क्रिटिसिज्म आपको होमवर्क है। क्रिटिसिज्म एक बार देख लेना है कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कि एक एक पॉइंट कर लो, हो जाएगा, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा 4। बाकी तो मैंने पूरा करवा दिया है इसका। अगर इस नोट से पढ़ रहे हो ना, बहुत है भाई मेरे, बहुत है। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे फटाफट हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का। फटाफट नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ये मैंने प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, फिर हम लोग करेंगे लॉ ऑफ टॉट्स। टॉट्स तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। टॉट्स आधा घंटे में कंप्लीट कर देंगे, लॉ ऑफ टॉट्स। ठीक है, आधा घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आधा घंटे में लॉ ऑफ टॉट्स कंप्लीट। सुनो, लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स, देखो ये रिवीजन चल रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सबको एक बार तो पता ही है कि टॉट्स क्या है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, मैं बताऊँगा आपको, टेंशन मत लो। वो है सबसे पहले डैमनम सिने इंजुरिया। डिफाइन डैमनम सिने इंजुरी, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। डिफाइन डैमनम सिने इंजुरिया। डैमनम सिने इंजुरी का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना। मैं यहाँ से नहीं करवाऊँगा, मैं आपको यहीं से समझा दूंगा, इस नाम से ही समझा दूंगा इसकी मीनिंग क्या है। समझो, जब भी एग्जामिनेशन में पूछेगा ना आपको कि बताओ यार ये डैमनम सिने इंजुरिया क्या है, इसके बारे में आपको क्या पता है, बोल देना कि इसका मतलब होता है डैमेज। डी है ना, पहले लिखोगे डैमेज, एक बार डैमेज लिख दिया, फिर आप रट्टा मार लो, विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। मतलब नुकसान तो हुआ है लेकिन लॉ वायोलेट नहीं हुआ है, इंजुरिया नहीं हुआ है। ठीक है, वायोलेट नहीं हुआ है। डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, इसको कहा जाता है डैमनम सिने इंजुरिया। समझ में आ चुका है? इसके एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये है शॉप ए, ये है शॉप बी। ठीक है, ये है शॉप ए, ये है शॉप बी। ए ने शॉप को खोला है 2007 में और बी ने शॉप को खोला है 2008 में। तो 1 साल तो ए अकेला शॉप को चला रहा था, यहाँ पे वो बेचता था चिकन नगेट्स, उसका बहुत सेल था यार, बवाल सेल हो रहा था। फिर बी ने आया यहाँ पे, इसने दुकान खोली 2008 में। तो जैसे बी ने दुकान खोला तो इसको थोड़ा बहुत नुकसान होने लग गया, क्योंकि कस्टमर्स यहाँ पे भी जा रहे थे, यहाँ पे बहुत भीड़ था, तो कस्टमर यहाँ पे स्विच कर ले रहे थे। तो अगर ऐसा है भाई मेरे, समझो, अगर ऐसा है तो क्या है बताइए ना। अगर ऐसा है तो ए को तो डैमेज हुआ ना, ए को तो डैमेज हुआ ना, ए को तो डैमनम हुआ ना, डैमेज तो हुआ रे भाई मेरे, लेकिन लॉस हुआ क्या? लेकिन कोई वायोलेशन हुआ लॉ का क्या? इसके वजह से ए को नुकसान हो रहा है, इसलिए बी बिजनेस ना करे, बी ना बिठाए दुकान, तो इसमें तो कोई वायोलेशन ऑफ लॉ नहीं है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल डैमनम सिने इंजुरिया का, यहाँ से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन इंजुरिया सिने डैमनम। इंजुरिया सिने डैमनम बहुत सिंपल है, जो डैमनम सिने इंजुरिया ये उल्टा है इसका। इंजुरिया सिने डैमनम, याद रखना डैमेज पीछे है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे वायोलेशन ऑफ लॉ, वायोलेशन ऑफ लॉ, देखो वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, मतलब आपने लॉ को तोड़ा है, आपने लॉ तोड़ दिया, आपने लॉ तोड़ा है, आपने लॉ तोड़ा है, आपने वायोलेशन किया है लॉ का, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। क्या ये पनिशेबल है? या पनिशेबल है भाई मेरे, पुलिस आगे आपको पकड़ के लेकर जाए, धर पकड़ के लेकर जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे ट्रेस पास करना, यहाँ पे लिखा था, बहुत बड़ा बोर्ड में लिखा था, यहाँ पे बहुत बड़े बोर्ड पे लिखा था, ट्रेस पासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड, या फिर ट्रेस पासेस विल बी फाइंड और समथिंग, इस प्रकार से लिखा था। ठीक है, लेकिन भैया ये दो बच्चे ने क्या किया, ये जो बॉर्डर है इसको पार करके वो लोग ट्रेस पास कर लिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बुल पड़ा था। तो आपके पीछे बुल पड़ा था, बुलडॉग पड़ा था, क्या पड़ा था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ट्रेस पासिंग किया, आपने लॉ वायोलेट किया। मेरे को कोई हार्म नहीं हुआ, वैसे आपका पैर मेरे ज़मीन पे था तो क्या हो गया, मेरा ज़मीन थोड़ी ना धंस गया अंदर, कोई हार्म नहीं हुआ मुझे, लेकिन लॉ आपने वायोलेट किया है, तो इसमें आपका पनिशमेंट लगेगा। ठीक है, ट्रेस पासिंग अपॉन अनदर्स लैंड, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज,
समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप सू हो सकते हो, यहाँ पे सू हो सकते हो। देखो प्लेंटिफ कैन सू इन द कोर्ट, यहाँ पे कोई सू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सू नहीं कर सकते, डैमेज सिनी इंजरी में आप सू नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि यहाँ पे वायोलेशन ऑफ लॉ, डैमेज हो आपको लेकिन वायोलेशन नहीं हुआ। ये समझ में आ चुका है सर। मेंस रिया बता दीजिए। मेंस रिया सिंपल चीज़ है भैया, एक्ट इज नॉन फेसिड ड्रीमनेसी मेंस रिया। इसका मतलब ये होता है कि एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ ए गिल्टी माइंड। मतलब आपने कोई कार्य कर दिया है लेकिन आपके दिल और दिमाग में वो गिल्टीनेस नहीं था, तो वो एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो क्राइम माना नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, वो क्राइम माना नहीं जाएगा, वो क्राइम माना नहीं जाएगा, वो क्राइम माना नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते से जा रहे थे, तब गाड़ी से टकरा गया आप एक आदमी, ठीक है। अब वो सुसाइड करने की टेंडेंसी में था, वो जम मार दिया, ठीक है। आपने थोड़ी ना, गिल्टी माइंड थोड़ी ना था आपका तो गिल्टी माइंड नहीं था, उसी ने जम मारा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, इसमें क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। इसमें ये कहा जाता है, ये मेंसरिया है। मेंसरिया मतलब हाँ जी, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। आप थोड़ी ना लायबल हो, आप गिल्टी थोड़ी ना हो, आपने थोड़ी ना कुछ किया है, आप कुछ नहीं किया है आपने, कि भैया वो उस सामने वाले बंदे का सुसाइडल टेंडेंसी था, आपका थोड़ी ना था, आपका थोड़ी ना दिल और दिमाग में कुछ था। तो क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में ये मेंसरिया देखा जाता है, सिविल रॉन्ग में नहीं देखा जाता, इस बात का ध्यान रखना है। सिविल रॉन्ग में नहीं देखा जाता। सिविल हम लोग, अरे भाई मेरे, हम लोग 2 चैप्टर्स करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम लोग देखेंगे कि मेंसरिया जो है इसका कोई नामो निशान नहीं है। मेंसरिया हो ना हो, आपके दिल और दिमाग में ये था ना नहीं था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी तरफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपने किसी को चाकू भी घोंप दिया लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था, आप सेल्फ डिफेंस में घुसाए, तो आप पनिशेबल नहीं हो। लेकिन सिविल रॉन्ग में ज़रूर हो। आपका घर का कुत्ता जो है सामने वाली आंटी को काट लिया, तो भैया ये तो आपके दिल और दिमाग में नहीं था, लेकिन फिर भी आप ही को भरपाई करना होगा। समझ में आ रहा है? ये सिविल रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी? भैया बहुत सिंपल है, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, विकरस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। अच्छा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या क्या है? लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल मिस्टेक एंड विकरस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। ये 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या बताइए फटाफट? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सुनो भाई मेरे, ओहो सुनो ना, इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हाँ बताओ ना। इसका मतलब होता है एक्सीडेंट हो गया, इसको रोक नहीं सकते थे आप। Such liabilities arises in case where damage is done by the escape of dangerous substances brought or kept by anyone upon his land। आप अपने घर के अंदर कोई डेंजरस सब्सटेंस ला के रखे और वो एस्केप करके चला गया, अपने बगल वाले घर पे, तो ये तो एक एक्सीडेंट हुआ ना, आपने मन से नहीं किया, गलती से हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट है। तो ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, ये जो है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आ जाएगा। इनएविटेबल मिस्टेक मतलब हाँ, वेर ए पर्सन इंटरफियर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनदर। ठीक है, आपने इंटरफियर किया किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, ठीक है, या फिर उनके रेपुटेशन में, इसको कहा जाता है इनएविटेबल मिस्टेक। तीसरा नंबर ये है कि देखो विकरस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। यहाँ पे एक्चुअली सर्वेंट मास्टर का रिलेशनशिप आ जाता है। आपके सर्वेंट ने अगर कोई भी मिस्टेक किया तो उसका गलती क्या है? आप है। आपके ड्राइवर ने पकड़ लो गलती से ठोक दिया किसी गाड़ी को, तो क्या ड्राइवर पैसा भरता है या फिर आप भरते हो? बताओ सच में। नहीं सच में बताओ, ड्राइवर नहीं भरेगा, आप भरोगे। दिस केसेस इन्वॉल्व्स द लाइबिलिटी ऑफ अ मास्टर दैट एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। ठीक है, फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। अच्छा, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का बहुत फेमस जो है केस है। ये मैं यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू पे मैंने समझा रखा है, ये तो यहीं से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ वाला जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ से मैं करवा दूंगा। देखो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। सुनो, बंदे ने क्या किया, डिफेंडेंट ने, यहाँ पे जो डिफेंडेंट था उसने क्या किया, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। स्टोरी सुनो अच्छे से। डिफेंडेंट मतलब कौन? जिसके अगेंस्ट केस हुआ है। मैं डिफेंड कर रहा हूँ, आपने मेरे अगेंस्ट पे केस कर दिया। तो मैंने किया क्या था, सुनो। मैंने एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उसको बोला कि मेरा एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे तुम एक रिजर्वर बनाओ,
मेरे ज़मीन पे एक रिजर्वर बनाओ। रिजर्वर मतलब पानी का स्टोरेज, बहुत बड़ा पानी का स्टोरेज होता है, ऐसे पानी स्टोर करके रखते। मेरे ज़मीन पे बनाओ, तुम क्या बनाओ, रिजर्वर बनाओ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने तो बना दिया रिजर्वर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को क्या पता था कि रिजर्वर के नीचे पुराना माइनिंग शाफ्ट था, पुराने पहले दिनों वाला माइनिंग शाफ्ट था। ठीक है, माइनिंग शाफ्ट था, तो बारूद वगैरह था, क्योंकि नीचे माइन होता था, कोल माइनिंग होता था, पकड़ लो। ठीक है, तो उसमें बारूद रखा था, तो इसका भार इतना ज़्यादा था पानी का ज़मीन के ऊपर कि वो नीचे में जो शाफ्ट था, माइनिंग शाफ्ट था, वो ब्लास्ट कर गया। ठीक है, वो बूम ब्लास्ट कर गया। जैसे ही ब्लास्ट कर गया, उसका जो पानी था, ये जो पानी उसने स्टोर करके रखा, वो सीधा उसके नेबर के प्रॉपर्टी में चला गया था, उसके नेबर के प्रॉपर्टी में चला गया था। समझ में आ रहा है, उसके नेबर के प्रॉपर्टी में चला गया था। जैसे उसके नेबर के प्रॉपर्टी में चला गया, नेबर का प्रॉपर्टी क्या था पता है, वो कोल वगैरह जो है ना, उसका माइनिंग था उसका, तो नेबर के प्रॉपर्टी में जा चुका है। तो जैसे उसका नेबर के प्रॉपर्टी में जा चुका है, उसका नेबर का जो प्रॉपर्टी था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इस पानी की वजह से। कोल वगैरह जो है वो पूरा भीग गया था, समझ में आ रहा है, तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, क्या केस कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, केस कर सकते हैं हम लोग, हाँ जी केस कर सकते हैं हम लोग। प्लेंटिफ फाइल से केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट, मतलब ये इसका जो नेबर है उसने केस कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट लायबल एंड अफर्म दिस डिसीजन। जो डिफेंडेंट है ये डिफेंडेंट ये लायबल रहेगा, क्योंकि उसने उसके नेचुरल यूज़ नहीं किया ना अपने लैंड का। चल नेचुरल यूज़ भी किया होगा, लेकिन तुमने तो अच्छे से उसका जांच पड़ताल भी नहीं किया ये रिजर्वर बनाने से पहले। क्या आपने पूरा साइंटिफिकली जांच पड़ताल किया कि यहाँ पे इतना बड़ा रिजर्वर बन सकता है? नहीं, तो इसको लायबल सुनाया गया। ठीक है, तो ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का पूरा कहानी है, एक बार आप पढ़ लेना है। ठीक है, ये वाला। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का? हाँ जी, एक्सेप्शंस क्या है? अगर कोई डैमेज हुआ नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड से, मैंने नेचुरली लैंड यूज़ किया और डैमेज हो चुका है। ठीक है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ मतलब मैंने रिजर्वर बनाने से पहले अपने नेबर से पूछ लिया था, भाई मैं रिजर्वर बना रहा हूँ, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नेबर ने कहा ना कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तेरे को, गर्मी की सीज़न में दोनों स्विमिंग पूल बना के इसमें कूद जाएंगे। ठीक है, तो प्लेंटिफ ने राजी कर दिया था। अब टूट गया तो क्यों प्लेंटिफ मेरे के ऊपर केस करेगा? एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक आ चुका है, अर्थक्वेक आ चुका है, आपका बिल्डिंग जो है वो गिर के मेरे बिल्डिंग के ऊपर गिर चुका है, तो मैं क्या आपके ऊपर केस कर दूंगा? तेरा बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्ट ऑफ गॉड है, अर्थक्वेक हुआ है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने कुछ किया हो, थर्ड पार्टी ने कुछ किया हो, मेरी वजह से नहीं भैया, बगल वाले थर्ड पार्टी ने आके ये गड़बड़ कर दिया है, तो तब एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव ऑन डिफॉल्ट। प्लेंटिव हमेशा याद रखना, डिफेंडेंट प्लेंटिव मतलब जो केस करता है, तो आप ही के कारण अगर ये छूटा है, पकड़ लो यार, ये रिजर्वर जो था ये 4 सीढ़ियों के ऊपर ऐसे खड़ा था, तो प्लेंटिव ने आके एक सीढ़ी जो है वो काट दिया, तो ये गिर गया, है ना? तो तब एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव ऑन डिफॉल्ट, प्लेंटिव के खुद के कारण वर्ष ये गिर चुका है। हो जाएगा भाई मेरे। फिर हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर इन केसेस ऑफ एंटरप्राइजेस एंगेज इन हैजर्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज। मैं आपको बता दूं, सुनो, ये जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के फॉरेन का केस है, ये इंडियन नाम तो लग नहीं रहा है ना, ये तो राम वर्सेस फाल्गुनी पाठक ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो ये इंडियन केस में कैसे एप्लीकेबल हुआ? तो उसमें केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे MC मेहता का एक कंपनी था जिसमें उन्होंने हार्मफुल ओरियम गैस जो है ना, हार्मफुल गैस ओरियम गैस उन्होंने लेकर रखा था, वो एस्केप कर गया और आसपास बगल के जितने भी लोग थे वो इंजर्ड हो चुके थे, हार्म हो चुके थे, कुछ मर भी चुके थे। तो एट दैट मोमेंट इसको MC मेहता जो है उनको लायबल ठहराया गया था। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें एक बार पढ़ लेना है। विक्रेस लाइबिलिटी मतलब दीज आर द केसेस वेयर ए पर्सन में बी हेल्ड लाइबल फॉर टॉट कमिटेड बाय अदर्स, मतलब किसी दूसरे ने काम किया मेरे को लाइबल। प्रिंसिपल एंड एजेंट का केस, पार्टनर का केस, मास्टर एंड सर्वेंट का केस, एंड एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का केस। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इसने भी तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को लाया था ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को लाया था, इसने बिल्ड किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बिल्ड किया। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने सही से देखा भी नहीं था, उसने भी कुछ भी किसी प्रकार का काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी लायबल कौन हुआ? यही इंसान हुआ लायबल, है ना? तो यही है यहाँ पे। प्रिंसिपल एजेंट तो आपको पता ही लग रहा है ना, नाम से पता लग रहा है कि अगर एजेंट ने कुछ गलती किया तो प्रिंसिपल लायबल, पार्टनर, एक पार्टनर ने गलती किया तो दूसरा पार्टनर लायबल, सर्वेंट ने गलती किया तो मास्टर लायबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने गलती किया तो एम्प्लॉयर लायबल। एग्जाम्पल रायलैंड वर्सेस फ्लेचर।
तो इसको इस प्रकार से याद रखना है, बाकी तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, एक बार रीड कर लेना ये चीज़। अच्छा, एक्सप्लेन विक्रस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, मतलब अगर स्टेट ने किसी भी प्रकार का गलती कर दिया तो स्टेट ने किसी भी प्रकार का, स्टेट मतलब कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। When a case of government liability in torts comes before the court, the question is whether the particular government activity was given rise to the tort was the sovereign function or non-sovereign function. If the sovereign function, it could claim immunity from tortious liability, otherwise not. अगर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने अगर किसी भी प्रकार का काम किया है, फॉर एग्जाम्पल जिसके कारण आपको हार्म हुआ है, तो दो क्वेश्चन अराइज होगा, क्या वो सॉवरेन फंक्शन के लिए काम किया गया था या फिर नॉट फॉर सॉवरेन फंक्शन। अगर सॉवरेन फंक्शन के लिए काम किया गया था देन आपको जो है इम्यूनिटी मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। अगर नॉन सॉवरेन देन नो इम्यूनिटी नो रिलीफ। अच्छा, एक्सप्लेन बैटरी असल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। लास्ट टॉपिक है, फटाफट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैटरी असल्ट, बॉडली हार्म, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक एंड डिफेमेशन। यहाँ से मैं करवा दूँ क्या, यहाँ से मैं करवा दूँ, यहीं से करवा सकता हूँ मैं। बैटरी का मतलब होता है टच करना किसी को, ज़रा ज़रा टच मी, किसी को टच करना और थोड़ा पुश करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टच करना, टच मी नॉट प्लांट थोड़ी ना हुआ, आप टच करके थोड़ा पुश करना, टच करके थोड़ा पुश करना। देखो यूज ऑफ फोर्स, ओहो यूज ऑफ फोर्स, हाउएवर ट्रिवियल इट मे बी विदाउट द प्लांटिव्स कंसेंट, मतलब जितना भी आस्ते का फोर्स हो जाए, कम आस्ते, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत पुश किया हमने आपको, जितना भी कमज़ोर वाला पुश हो जाए, लेकिन फिर भी अपने टच किया, पुश किया ना, तो हो गया बैटरी। विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, मेरे परमिशन के बिना आपने मुझको टच करके पुश किया, एंड ऑल्सो टच किया, पुश किया, ठीक है, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास कि क्यों किया आपने। हाँ जी, तो उसको कहा जाता है बैटरी, ठीक है। असल्ट, किसी को असल्ट करना, धमकी देना, जान से मार डालूंगा तुमको। बॉडली हार्म, किसी के शरीर पे नुकसान पहुंचाना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब हाँ जी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जो आपने गुनाह नहीं किया उसके कारण भी आपको जेल में डाल दिया गया है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यहाँ से मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। नर्वस शॉक एंड डिफेमेशन, नर्वस शॉक मतलब इतना नर्वस हो चुके हो कि आप शॉक के स्टेट में चले जा चुके हो। एंड है डिफेमेशन मतलब हाँ जी, नाम खराब करना। अच्छा, असल्ट which directly causes the plaintiff to immediately to apprehend a contact with his person, ठीक है, act of defendant। bodily harm मतलब physical harm। false imprisonment मतलब unauthorized restraint on a person's body, आपने कुछ काम नहीं किया गलत, लेकिन फिर भी आपको पकड़ के रख दिए हम, ठीक है। malicious prosecution मतलब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, फिर आप समझ जाओगे। देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट, देयर मस्ट हैव बीन एन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर द प्रोसिक्यूशन, द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली with an improper motive and not to further the end of justice, the plaintiff must have suffered damages as a result of the prosecution, the prosecution must have terminated in favor of the plaintiff। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। किसी के ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगा देना, ठीक है, द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। प्रोसिक्यूशन हुआ, इसके कारण प्लेंटिफ को डैमेज हुआ। प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ है अब मैं हूँ प्लेंटिफ, मैंने दोबारा केस किया इसके ऊपर क्योंकि उसने मेरे को फॉल्स केस में फंसाया था। फिर द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है। प्रोसिक्यूशन जो है चल रहा है वो टर्मिनेट हुआ प्लेंटिफ के फेवर में, ठीक है। यह है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को तो आप इससे समझ सकते हो, द रॉन्गफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, मतलब कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, रॉन्गफुल मतलब आपको सिर्फ बदनाम करने के लिए आपके ऊपर केस कर दिया है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। फिर है नर्वस शॉक, मैंने बताया था नर्वस शॉक, फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट नहीं किया मैंने, सिर्फ मेरे आँख के ऊपर देख के ही आप डर गए और आप शॉक के स्टेट में चले गए। डिफेमेशन, अटैक करना किसी के रेपुटेशन के ऊपर। रेमेडीज इन टॉर्ट्स, जुडिशियल रेमेडीज, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। अच्छा, जुडिशियल रेमेडीज में है डैमेजेस, इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में है सेल्फ डिफेंस, री एंट्री ऑफ लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस एंड डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। अच्छा, यहाँ मैं फटाफट समझा देता हूँ। सेल्फ डिफेंस तो पता ही है भैया, सेल्फ डिफेंस करोगे। री एंट्री ऑफ लैंड मतलब
A person wrongfully disposed of land may retake possession of land if he can do so in peaceful and reasonable manner. मतलब आपका ही ज़मीन था, किसी दूसरे ने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, तो आपने फिर से पीसफुल मैनर में ही आपके लैंड को फिर से आपने ले लिया उनसे. रिकैप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है. इट इज़ नीदर ए क्राइम नॉर ए टॉट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द कैटल टू टेक इट्स ईदर पीसफुली और बाय यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स फ्रॉम वन हु हैज़ रॉन्गफुली टेकन इट और रॉन्गफुली डिटेन्ड इट. मतलब किसी ने आपका कैटल जो है, गाय भैंस जो है चुरा के रख दिया, ठीक है, डिटेन करके रख दिया, तो आपने उनसे फिर से ले लिया, बात करके, वार्तालाप करके, ठीक है. रिकैप्शन ऑफ गुड्स, आपने फिर से अपने गाय भैंसों का क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल ले लिया दूसरे इंसान से जिन्होंने कैप्चर करके रखा था. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, मतलब जो लैंड का ऑक्यूपायर है वो लॉफुली अबेट कर सकता है कोई भी न्यूसेंस जो कि इंजूरियस है, इंजूरियसली अफेक्टिंग इट. डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, मतलब यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे इसका रिकैप्शन ऑफ गुड्स का उल्टा है. एंड ऑक्यूपायर में लॉफुली सीज एनी कैटल, मतलब आपने सीज कर लिया कैटल को क्योंकि तूने मेरा जो घास, इतना प्यारा घास मैंने लगवाया था, ठीक है, मेरे पैरों के मसाज के लिए, वो तेरे कैटल ने आके खा लिया, तो मैंने रख लिया तेरा कैटल. जब तक ये पैसे का भरपाई नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ने वाला तेरा कैटल. द एन ऑक्यूपायर में लॉफुली सीज एनी कैटल और चैटल विच आर अनलॉफुली ऑन हिज लैंड डूइंग डैमेज देयरइन. समझ में आ चुका है, ठीक है सर. What constitutes a tort? ये आ सकता है एग्जामिनेशन में. A wrongful act or omission of the defendant. The wrongful act must result in cause legal damage to another and the wrongful act must be of such nature as to give legal remedy. ठीक है, चलो ये खत्म हो चुका है टॉर्ट्स अपना, ठीक है, ये खत्म हो चुका है टॉर्ट्स. ये प्रीवियस पेपर का एनालिसिस है, मैंने कर रखा है, 2020 तक है यहाँ पे, एक बार देख लेना ये सारा, ठीक है. बहुत मेहनत करते हैं भाई मेरे हम आप लोगों के पीछे, आपको मतलब परवाह नहीं होता लेकिन करते तो बहुत है. नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. देखिए तो कितना लंबा है ये. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ मेरे को. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब होता है वो लॉस, ठीक है, वो एक्ट जो कि पार्लियामेंट में पास किया जाता है उसको इंटरप्रिएट करना. हमको इंटरप्रिएट करना मतलब कोई भी लॉ अगर हम उसको इंटरप्रिएट कर रहे हैं तो उसको कैसे इंटरप्रिएट करना है वो. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में जितने भी कंपनी लॉ का चीज़ें हैं वो हम लोग इंटरप्रिएट करते हैं, तो उसको कैसे इंटरप्रिएट करना है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, यही मकसद है इस चैप्टर का, ठीक है. क्योंकि भैया एक बात का तो हज़ार मतलब निकल जाता है, तो कौन से मतलब को पकड़ के चले हम लोग, ये है बात. सर इतना टफ होता है कि इंटरप्रिटेशन? हाँ भाई इतना टफ होता है, इसलिए आपके यहाँ पर दे के रखे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. मतलब सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले है द प्राइमरी रूल, उसके बाद द मिस्चिव रूल और हिडन रूल कहा जाता है इसको, और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है. फिर है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग कहते हैं उट्रेस मैजिस वैलिड कंपैरेट. फिर है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, उसके लास्ट में है एजिस्डम जनरस. इसका सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो. ये सारे हैं प्राइमरी सोर्सेज. लास्ट में है आपके सेकेंडरी सोर्सेज, इसमें है एक्सप्रेसिव यूनिस्ट अस्ट एक्सक्लूसिव एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसमाइन लगे, कंटेम्पोरानिया एक्सपोसिटिव एट ऑप्टिमा एट फोर्टिसमाइन लगे, नॉसिटर सोशलिस्ट एंड स्ट्रिक्ट एंड लायबल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये सारे है. इसका मीनिंग भी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है. अब इसका मीनिंग समझते हैं. सबसे पहला है द प्राइमरी रूल, या तो लिटरल कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं इसको. इसको क्या कहा जाता है सुनो, इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ अ स्टैट्यूट आर ऑर्डिनरीली to be understood in their natural, ordinary and proper and grammatical meaning unless such a construction leads to an absurdity. मतलब जो भी स्टैट्यूट्स में लिखा है ना, सेंटेंसेस जो भी स्टैट्यूट्स में लिखा है, उसको हम लोग कॉमन भाषा में, हमको जो नॉर्मली लगता है कि यार हाँ ये सही है, उस भाषा में हम लोग उसको इंटरप्रेट करें. अगर उस भाषा में इंटरप्रेट करने के बाद भी अपने को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एब्सर्ड हो चुका है मीनिंग, मतलब जो मीनिंग हम लोगों ने बनाया है इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उस मीनिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने किया है, तब तक अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तब तो दूसरी हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे. वरना नॉर्मली हम लोग कॉमन इंग्लिश, कॉमन नेचुरल ऑर्डिनरी मीनिंग ही उसका पकड़ेंगे हम लोग. ठीक है, समझ में आ चुका है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मिस्चिव रूल या तो हिडन रूल. मिस्चिव रूल का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग इस प्रकार से इंटरप्रिएट करें स्टैट्यूट को जिससे उस मिस्चिफ को पनिशमेंट मिले. समझ में आ रहा है? हाँ जी, उस मिस्चिफ को पनिशमेंट मिले, ऐसा ना हो कि मिस्चिफ निकल के भाग जाए. ठीक है,
चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, व्हाट वाज द मिस्chief एंड द डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, व्हाट रेमेडीज द पार्लियामेंट हैज़ रिजॉल्व्ड एंड अपॉइंटेड टू क्योर द डिजीज ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नॉर्मल भाषा में अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो ये है कि व्हेन वर्ड्स यूज्ड इन लॉ आर एम्बिगस एंड कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, ठीक है, मतलब एक वर्ड का ये नॉर्मली आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ। जब ये स्टार्टिंग यहाँ से करना है, उसके बाद आप ये लिख सकते हो, उसके बाद आप ये वाला पोर्शन लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या लिखना है कि एक वर्ड का या फिर एक सेंटेंस का या फिर एक वर्ड का ही पकड़ लेते, ठीक है, जब उसका बहुत सारा मीनिंग निकलते हो, बहुत मीनिंग है इसका, तो हम लोग कौन सा मीनिंग पकड़े, उस मीनिंग को पकड़ना है जिससे हमको मिस्चिफ को पनिश कर सकते हैं। तो यही टोटल मोटो है इस पूरे कंसेप्ट का। When words used in law are ambiguous and capable of ambiguous है ना, बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं, and are capable of more than one meaning, then the meaning shall be taken by which we can suppress the mischief and punish the wrong done. Suppress the mischief and punish the wrong done. समझ में आ चुका है, ठीक है। आंसर 3, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या है? इसको हम लोग कहते हैं उटरस मैचेस वैलिड कंपैरेट। इसका मतलब ये होता है कि the words of a statute must be construed so as to give a sensible meaning to them, ठीक है, यहाँ से यहाँ the word statute must be construed so as to give a sensible meaning to them, ठीक है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, इस पर्टिकुलर वर्ड का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, इस प्रकार से निकालेंगे इसका मीनिंग जिससे कोई सेंस बनता हो, नॉनसेंस ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या होता है? व्हेन इन एन इनैक्टमेंट देयर आर टू प्रोविजंस दैट कैन बी रिकंसाइल्ड विद ईच अदर, दे शुड बी सो इंटरप्रेटेड दैट इफ पॉसिबल इफेक्ट मे बी गिवन टू बोथ, दिस इज व्हाई इट इज नोन एज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब पकड़ लो, एक क्राइम आपने किया है, इसका 2-3 जो है सजाएं जो है या फिर 2-3 इसका रिजल्ट जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, 2-3 लॉज लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो हम लोग किसी एक लॉ को पकड़ के जजमेंट दे देंगे, ऐसा नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे 2-3 लॉज जो भी लिखा हो इसके रिगार्डिंग, तीनों को हार्मोनियसली हम लोग मिला के एक कॉमन हम लोग जजमेंट पास करें। समझ में आ रहा है? किसी भी लॉ को हम लोग ना छोड़ दे, है ना, तो ये वाला चीज़। When there is an I found this on the web for KCB blog. Check it out. When there is an enactment, there are two provisions that cannot be reconciled with each other, है ना। They should be so interpreted, उस provisions को इस प्रकार से हम लोग interpret करेंगे so that दोनों को हम लोग रख पाए, दोनों को हम लोग meaning दे पाए, ठीक है। इसको कहा जाता है harmonious construction, ठीक है। तो पकड़ लो यार, एक केस चल रहा था, उस केस में कुछ जजमेंट सुना था, उसके रिगार्डिंग स्टैट्यूट में ये एक लिखा है सेंटेंस, ये एक सेंटेंस लिखा है, ये कुछ कहता है, ये कुछ कहता है, दोनों ऑपोजिट कहते हैं, लेकिन दोनों रिगार्डिंग दिस क्राइम ही लिखा हो, ठीक है ना। इससे रिलेटेड ही है, इस केस से रिलेटेड ही है दोनों प्रोविजंस। एक प्रोविजन कहता कुछ है और दूसरा प्रोविजन कहता कुछ और है, तो हम लोग दोनों को ही इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे सो दैट दोनों को इफेक्टिवली हम लोग यूज़ कर पाए। समझ में आ रहा है? कोई किसी एक को हम लोग जो है छोड़ ना दे। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा है कि wherever it is possible to do so, construct provisions which appears to conflict so that they are harmonized. हार्मनी में हम लोग प्रोविजंस को रखेंगे। राज कृष्णा वर्सेस विनोद कनंगो, ठीक है। द रूल ऑफ एजिस्डम जनरस, लास्ट है एजिस्डम जनरस। एजिस्डम जनरस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एजिस्डम जनरस इज एक्चुअली एक्चुअली वी कैन से दैट इट्स अ लिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक लिस्ट है, एक लिस्ट में बहुत सारे नाम लिखे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली देखो ना, एग्जामिनेशन में हम लोग लिखते हैं ETC एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा गिव मी द नेम ऑफ 5 वाइल्ड एनिमल्स, तो आप लिखोगे लायन, टाइगर, जिराफ, हाइना और लास्ट में 4 हो गया ना, लास्ट में डोंकी। नहीं डोंकी तो यार इसको पाल सकते हैं हम लोग। लेट्स टेक बियर, फिर एक्सेट्रा लगा दिए। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था गिव मी अ नेम ऑफ 5 वाइल्ड एनिमल्स,
तो यहाँ पर हम लोग ने एक्सेट्रा लिखा है, तो इस एक्सेट्रा को हम लोग क्या हम लोग क्या कह सकते हैं, वाइल इस एक्सेट्रा में क्या डॉग आ जाएगा, क्या इस एक्सेट्रा में क्या कैट्स आ जाएंगे? हाँ जी, नहीं आ सकते। तो यही बताने का एजिज्डम जनरलिस का मीनिंग ये है कि अगर कोई लिस्ट हो, लिस्ट में बहुत सारे नाम हो और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट ना हो, इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव थोड़ी ना, इंक्लूसिव लिस्ट है, तो यहाँ इसके बाद का जो भी मेंबर्स आएगा इसका, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना, ये एक कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं वाइल्ड एनिमल्स, इसके बाद का जो भी मेंबर्स आएगा वो इनसे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनसे नॉन रिलेटेड, काऊ बोल दिए हम लोगों ने, बफेलो बोल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो, द स्टैट्यूट कंटेन्स एन इन्यूमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स, द मेंबर्स ऑफ द इन्यूमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास, ये क्लास है। ठीक है, द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द इन्यूमरेशन, ये एग्जॉस्टिव क्लास नहीं है क्योंकि एक्सेट्रा हम लोगों ने लगवा दिया है। अ जनरल टर्म फॉलोज द एन्यूमरेशन, इसके बाद जनरल एक टर्म आएगा। द जनरल टर्म विल टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, ये जो इसके बाद जो टर्म आएगा ना, इसके बाद जो सुनना, इसके बाद जो टर्म आएगा वो इससे प्रीवियस वाले जो वर्ड्स है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एंड इट कैनॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर फैशन टू इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इसके एग्जाम्पल भी मैंने रखा है। एज पर लॉ अ जू कंटेन्स अ लायन, टाइगर, लियोपार्ड एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स, देन द वर्ड कैनॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर फैशन टू इंक्लूड डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो, है ना। मैंने कहा है कि यार जू में वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे कि मैंने बोला लायन, टाइगर, लियोपार्ड्स है, एक्सेट्रा, तो फिर आप क्या ऐसे एक्सेट्रा का मीनिंग ऐसे पकड़ सकते हो कि अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे काऊ भी होता होगा, बफेलो भी होता होगा, कैट्स भी होता होगा, लायन भी होता, कुछ भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एजिज्डम जनरलिस यही कहता है, ठीक है, कि इसका जो उसके बाद जो वर्ड्स आएंगे वो उसके प्रीवियस वर्ड्स से इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वर्ड्स देखो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है, तो नेक्स्ट वर्ड्स भी वाइल्ड एनिमल्स ही होंगे, थोड़ी ना डोमेस्टिक एनिमल्स हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द फॉलोइंग, एक्सप्रेसिव, यूनिसेक्स, एक्सक्लूसिव, ये है, ये देखो, ये हमारा इंटरनल, ये देखो, ये हमारा प्राइमरी सोर्स हो चुका है, ठीक है, एजिज्डम जनरलिस खत्म हो चुका है। अब हम लोग कर रहे हैं अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले अपना मैक्सिम आता है यहाँ पे, एक्सप्रेसिव, यूनिस, एस्ट, एक्सक्लूसिव, अल्टरियस। इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेसिव, यूनिस, एस्ट, एक्सक्लूसिव, अल्टरियस। देखो नाम में ही समझ में आ जाएगा आपको, अल्टरियस, एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ये होता है कि मैंने अगर एक्सप्रेस मेंशन कर रखा हो कुछ चीज़ों का, इसका मतलब ये होता है कि मैंने दूसरे जो चीज़ें हैं उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, देखो, मैंने अगर कहा फॉर एग्जांपल, आप ऐसे हो जाए कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, मैंने सबको बताया कि ऑल द गर्ल्स प्लीज स्टैंड अप, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने एक्सप्रेसली बोल रखा है कि एक्सप्रेसली मेंशन किया है कि सारे लड़कियाँ खड़े हो जाओ। तो अगर लड़की अगर आप एज अ गर्ल यू आर स्टैंडिंग अप, इसका एक्सप्रेस मीनिंग क्या है, मैंने लड़कों को कहा है कि बैठे रहो, एक्सप्रेस मीनिंग तो यही है ना कि मैंने एक्सक्लूड किया है लड़कों को, तो लड़का थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा, मैंने तो लड़कियों को कहा है कि लड़कियाँ काइंडली खड़े हो जाओ, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेस मीनिंग मेंशन जब किया है एक पर्टिकुलर चीज़ का, इसका मतलब होता है अगर उसके ऑपोजिट में कोई दूसरा चीज़ भी है उसको मैंने एक्सक्लूड किया है। मैंने बॉयज़ को कुछ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ कहा है कि ऑल द गर्ल्स काइंडली स्टैंड अप, ठीक है। तो लड़कियाँ खड़ा हो जाए, इसका मतलब क्या है, लड़कों को मैंने क्या कहा है, लड़कों को मैंने कहा है बैठे रहो, है ना, एक्सप्रेस है ये चीज़। तो ये इसका मतलब यही है, एक्सप्रेसिव, यूनिस, एस्ट, एक्सक्लूसिव, अल्टरियस। फिर आता है कॉन्टेम्पोरेनिया, एक्सपोसिटो, एस्ट, ऑप्टिमा, एट फोर्टिसिमा इन लेगे। इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि लॉ जो है बहुत पुराना हो जाता है और उसको इंटरप्रेट करते हम लोग, जैसे मतलब पकड़ लो 100 साल बीत चुका है, तो उसको इंटरप्रिटेशन लेवल भी अलग हो जाता है। हर लोग अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो वर्ड स्टैट्यूट्स में लिखा हो, ठीक है, वो भैया धीरे धीरे ऑल्टर होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, है ना। जब उसका मीनिंग हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे, हमेशा याद रखना आज के डेट में क्या है वो नहीं, जिस दिन ये लॉ पास किया गया था उस दिन वो समय क्या था, उस दिन सिचुएशन क्या था, उस दिन इस लॉ का मीनिंग क्या था, उस हिसाब से हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखो, वेयर द वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट where the words used in statute have undergone alteration in meaning in course of time, the words will be construed to bear the same meaning as they have when the statute was passed on, the principle expressed in the maxim. In simple words,
ओल्ड स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड एज दे वुड हैव बीन एट द डेट व्हेन दे वर पास्ड। समझ में आ रहा है? जो ओल्ड स्टैट्यूट्स है उसका नया मीनिंग हम लोग नहीं निकालेंगे, जिस दिन पास किया गया था उस दिन क्या मीनिंग था वही हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत क्लियर सर। नेक्स्ट बताओ, नोसिटर सोशलिस्ट। नोसिटर सोसिस इसका मतलब क्या है? नोसिटर सोसिस इसका मतलब नोन बाइट्स एसोसिएट्स। नोसिटर 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 मतलब 9 सीट वाली गाड़ी नहीं। नोसिटर मतलब नोन बाइट्स एसोसिएट्स। नोसिटर एसोसिएट्स नोन, ठीक है, नोन बाइट्स एसोसिएट्स सोसिस एसोसिएट्स। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से याद रख सकते हो। मतलब आपकी जो कंपनी है, आपका जो कंपनी है, मतलब कंपनीज एक्ट वाला कंपनी नहीं, आपके जो दोस्त है उससे हम पता लगवा लेंगे कि आप क्या हो। ठीक है, उससे हम पता लगवा लेंगे आप क्या हो। शो मी योर फ्रेंड्स आई टेल यू योर फ्यूचर, एक कहावत है ना, यही है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है? देखो कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इज दैट एक्ट्स आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज इंक्लूडिंग एनीथिंग विच इज नॉट विद इन देयर लेटर as well as their spirit, while by liberal construction it means that everything is to be done in an advancement of the remedy that can be done consistently with any construction of the statute। तो यही है, सिंपल चीज़ है कि यार स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि भैया जो इस वर्ड का मीनिंग है उसका स्पिरिट में ही हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन करें। ठीक है, लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं दैट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ द रेमेडी, दैट शुड बी अ रिजल्ट एज अ रेमेडी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलो, व्हाट आर द केसेस वेयर नोसिटर एसोसिएट शैल नॉट अप्लाई। नोसिटर एसोसिएट, नोसिटर नोन बाइट्स एसोसिएट्स अप्लाई नहीं करेगा। कौन से केसेस में? व्हेन द कंटेक्स्ट एक्सक्लूड दैट प्रिंसिपल, इफ सफिशिएंट रीजन वाज बी असाइंड, कैन बी असाइंड, वेदर इट वुड कॉज इनजस्टिस और एब्सर्डिटी, अगर इनजस्टिस या फिर एब्सर्डिटी आ रहा है तब, वेयर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज आर बीइंग डेल्ट विद, वेयर दी वर्ड्स आर यूज्ड इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। पकड़ लो यार, तुमने एक नया गैंग ज्वाइन किया आज ही, तुमको पता ही नहीं है यार गैंग कैसा है, तुम बहुत अच्छे वाले बंदे हो लेकिन तुम्हारा गैंग मेंबर्स बहुत बेकार है, तो कल परसों अगर कोई तुमको जज करने लग जाए यार ये तो बहुत गंदा इंसान है, आप तो पागल हो जाओगे। आप बोलोगे यार मेरे को पता ही नहीं था मेरा गैंग ऐसा, मैंने तो आज ही भर्ती हुआ है गैंग में, है ना, तो इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ। तो ये एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। ठीक है, व्हाट आर द प्रिजम्पशंस वी नीड टू मेक विद रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कर रहे हैं क्या क्या प्रिजम्पशंस हमको लेना है। द वर्ड इन द स्टैट्यूट आर यूज्ड प्रिसाइजली एंड नॉट लूजली। जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ना स्टैट्यूट में, प्रिसाइजली है, लूजली नहीं है। मतलब इसका जो मीनिंग होना चाहिए वही इंटरप्रेट करो भाई मेरे। मेंस रिया is required for criminal act. There is a very strong presumption that a statute creating a criminal offence does not intend to attach liability without a guilty intent. Simple बात है, criminal act में तुम्हारा मेंस रिया चाहिए होगा। State is not affected by a statute unless it is expressly mentioned as so affected. State मतलब अपना गवर्नमेंट, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होता किसी भी स्टैट्यूट को until and unless it is expressly mentioned कि हाँ ये लागू होगा गवर्नमेंट के ऊपर भी। That the legislature knows the state of the law. Legislature does not make any alteration in the existing law unless by express enactment. मतलब लेजिस्लेचर जो है वो लॉ पता है, लॉ स्टेट का लॉ क्या है उनको पता है, लेजिस्लेचर को पता है, ठीक है, एंड इसलिए वो लोग ऐसा कुछ कानून नहीं बनाएंगे जो कि स्टेट के अगेंस्ट में हो। तो ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करके उसको मतलब ऐसा मतलब नहीं निकालो मीनिंग, ठीक है। लेजिस्लेचर डज नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें ऑल्टरेशन नहीं करेगा until and unless it is expressly mentioned, ठीक है। That the legislature knows the practice of the executives and the judiciary, the law compels no man to do that what is futile or fruitless. अच्छा, ये हो चुका है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है यहाँ से, that will be more than enough. Next हम लोग जाएंगे what are the internal aids and external aids. ये खत्म बात। Internal aids, external aids जो है ये आपको यहाँ से पढ़ना होगा, मैं आपको समझा दूंगा सिर्फ, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है, यहीं से समझा दूंगा। टाइटल, जब इंटरप्रिटेशन करोगे सबसे पहले क्या देखोगे, चैप्टर का टाइटल देखोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तब पता लग जाएगा अच्छा ये चैप्टर किसके बारे में है। प्रीएम्बल पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ना, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर पढ़ोगे, मार्जिनल नोट्स देखोगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, ठीक है, प्रोविजंस देखोगे, इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशंस देखोगे, शेड्यूल्स देखोगे, तब जाके ना पता लगेगा कि अच्छा इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। ये सारा करने के बाद आपको पता लगेगा इंटरप्रिटेशन का, है ना। एड मतलब क्या होता है, सोल्यूशन। तो एड मतलब रेमेडी, एड मतलब एक प्रकार का कहा जाए तो मतलब आप दिक्कत में हो, इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है, तो कैसे आप कोशिश करोगे इसको इंटरप्रेट करना।
टाइटल प्रीएम्बल पढ़ोगे, हेडर टाइटल्स देखोगे, मार्जिनल नोट्स पढ़ोगे, प्रोविजंस पढ़ोगे, इलास्ट्रेशंस दे रखा होगा, एग्जाम्पल डायग्राम वगैरह वो भी एक बार देख लो, तब तुमको प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन आएगा उस चीज़ का। एक्सटर्नल में एड में है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ हो, जो भी जजमेंट पास किया गया हो, कमिटीज़ के जो भी रिपोर्ट्स होंगे, अदर स्टैट्यूट्स को भी एक बार देख लेंगे, डिक्शनरीज को यूज़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, फॉरेन डिसीजंस भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगर अपने को सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है तो एक्सटर्नल हम लोग जाएंगे, तो ये सारा चीज़ एक बार रीड कर लेना है। ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सेम चीज़ है। इसी के साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कंप्लीट हो जाएगा भाई मेरे। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड पे। बताओ कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? सिविल प्रोसीजर कोड में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड बहुत ही एग्जामिनेशन सेंट्रिक है, अच्छे से देखो, फटाफट कर लेंगे। अब डिफाइन है, डिफाइन ये सारा जो है एक बार आपको पढ़ लेना है। कॉज ऑफ एक्शन, जजमेंट, डिक्री, ये मतलब है क्या, इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर, डिक्री होल्डर कौन है, जजमेंट डेटर कौन है, बार टू सूट, फर्दर सूट क्या है, मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो आपको यहाँ से एक बार कर लेना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। सुनो, सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन। Cause of action means every fact that it would be necessary for the plaintiff to prove it in order to support his right to the judgment of the court। मतलब जो प्रूफ आपको चाहिए होगा, आपका जो साइड है वो प्रूफ करने के लिए, आपका स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए जो फैक्ट चाहिए होगा वो। जजमेंट तो पता ही है आपको, जो जज देते हैं वो, ठीक है, गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। द डिक्री इज अ जजमेंट विच विथ रीजंस where the right and liabilities of parties are conclusively determined and where first and second approval नहीं, अपील होगा, अपील इज पॉसिबल। डिक्री में क्या है बताओ ना? डिक्री में क्या होता है कि जजमेंट सुनाता है, ऑर्डर में जजमेंट नहीं सुनाया जाता है। ऑर्डर में सीधा डायरेक्ट आपको दे देंगे कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं पता, मेरा ऑर्डर है ये, तुमको करने होगा, तुम सको ना सको। लेकिन डिक्री में ऐसा नहीं है, डिक्री सब देखेगा अच्छे से, फिर जाके डिक्री होता है। Order means the formal expression of any decision of the civil court which is not a decree where rights of parties are not conclusively determined। मैंने तुम्हारा राइट क्या है नहीं है वो मैंने नहीं देखा है, ऑर्डर में नहीं देखा जाता, सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है। एंड डिक्री में क्या हो जाता है, आपका राइट्स लाइबिलिटी सब कुछ देखने के बाद आपका प्रॉपर जजमेंट सुनाया जाता है, ठीक है। डिक्री और ऑर्डर मतलब सीधा मुँह पे बोल दो। डिक्री होल्डर जिसको डिक्री मिला है वो, जिसके हित में डिक्री सुनाया गया, जिसके हित में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसके हित में डिक्री सुनाया गया है वो। फेवर, कुछ फेवर। जजमेंट डेटर कौन है? एनी पर्सन, जो कि जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड, ठीक है। अच्छा, बार टू एवरी सूट मतलब ये होता है कि आपको सूट करने से रोकना। प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, आपको सूट करने से रोकना। आप बार बार सू करे हो, आपको सू करने से रोकना। वेयर मोर देन वन पर्सन ज्वाइंट इन वन सूट, ये है आपका मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज, ठीक है। मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग। वेयर मतलब एक से ज़्यादा पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व है इन द सेम सूट, इन वन सूट एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। इन हुम और अगेंस्ट हुम एनी राइट रिलीफ डज नॉट अराइज और अगेंस्ट हुम सेपरेट सूट्स आर बॉट। मतलब क्या है कि देखो, पकड़ लो 4 आदमी है, एक साथ केस कर दिया एक आदमी के ऊपर, इसमें से 3 आदमी का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, चौथा आदमी का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका तो अलग ही रीज़न है। तो ऐसे 4 लोग जो है ना एक साथ नहीं कर सकते। जिनका ऑब्जेक्टिव एक है वो एक साथ करे, जिनका ऑब्जेक्टिव अलग है वो अलग से करे, है ना। तो इसको अगर 4 लोग एक साथ आ जाए, इसको कहा जाता है मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड inferior to that of a district. Every court of small cases is subordinate to high court and district. What are the categories of jurisdiction? Original jurisdiction, appellate jurisdiction, criminal and appellate jurisdiction. Original jurisdiction जहाँ पे सूट फाइल किया जाता हो एंड मतलब इसको ऊपर डिसीजन सुनाया जाता हो, कोर्ट ट्राइज एंड डिसाइड सूट्स। एपिलेट जहाँ पे अपील होता हो, अपील अगेंस्ट डिसीजंस और डिक्रीज पास बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्रिमिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन वो होता है जहाँ पे हम लोग जैसे द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपील भी करते हैं प्लस हम लोग फाइल भी करते हैं, ठीक है। ऑरिजिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन इन वेरियस मैटर्स। अच्छा, डिफाइन स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या है? स्टे ऑन सूट का मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, इफ ऑलरेडी ए सूट इज पेंडिंग इन एन इंडियन कोर्ट देन अनदर सूट दैट इन्वॉल्व द सेम सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज कैनॉट बी फाइल इन एनी अदर इंडियन कोर्ट। इसको एग्जामिनेशन में ये पूछेगा आपको, स्टे ऑफ सूट नहीं पूछेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस पूछेगा। इसका मतलब ये होता है कि
अगर सेम केस आपने एक पर्टिकुलर कोर्ट में चल रहा है तो उसका सेम केस जो है आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक कोर्ट में चल रहा है ना आपका, उसका फैसला हो जाए उसके बाद आप जा सकते हो। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एनी स्टे ऑफ सूट, बताओ व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एनी स्टे ऑफ सूट। अच्छा, स्टे ऑफ सूट तो बता दिया मैंने आपको, कंडीशंस क्या होंगे, द मैटर मस्ट बी बिटवीन बी टू सूट्स इनिशिएटेड एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब 2 सूट हम लोगों ने इनिशिएट किया अलग अलग समय पे, एक तो सूट चल रहा है, फिर से हम लोगों ने अलग अलग समय पे एक ही पर्टिकुलर सूट हम लोगों ने फाइल किया। द मैटर इन द इशू इन द लेटर सूट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन द इशू विद द अर्लियर सूट, मतलब पहले जो हम लोगों ने सूट फाइल किया वही सेम मैटर है सेकंड सूट में भी। सच सूट शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज के बीच में है, इधर अर्लियर सूट स्टिल पेंडिंग इधर इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कंपेरेंट कोर्ट बट नॉट बिफोर द फॉरेन कोर्ट, मतलब कि पेंडिंग है अभी भी कोर्ट, वो पहला वाला जजमेंट सुनाया नहीं गया है, वो अभी भी पेंडिंग है, चल रहा है, लेकिन फिर से आपने एक इंडियन कोर्ट में जो है फाइल कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि फॉरेन में कोर्ट में चल रहा है आपका केस और सेम केस आपको अपने इंडिया में भी आपने फाइल किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, अगर इंडियन कोर्ट में आपने फाइल किया हो सेम सूट, सेम पार्टी, सेम विषय पर, देन सेम चीज़ जो है आप दूसरे इंडियन कोर्ट में दोबारा नहीं कर सकते जब तक कि ना वो डिसीजन सुनाया गया हो फ्रॉम द अर्लियर कोर्ट, मतलब जो पहले आपने केस किया था उसमें। ठीक है, प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा, मतलब कहाँ पे हम लोग सू कर देंगे। देखो, इफ़ रॉन्ग हैज़ बीन डन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग कुछ गलत चीज़ हुआ हो, देन द सूट विल हैव टू बी फाइल्ड इन दैट कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइज, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब किसी घर, इमूवेबल प्रॉपर्टी घर, ठीक है, घर के ऊपर आपने केस कर दिया, उससे रिलेटेड है, तो घर का जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट के अंदर होगा वहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल आपका घर है कलकत्ता में, तो आप दिल्ली में जाके फाइल नहीं कर सकते, आपको कलकत्ता में फाइल करना होगा केस, ठीक है। बट इफ इट लाइज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मोर देन 1 कोर्ट देन एनी ऑफ दिस जुरिस्डिक्शन, मतलब पकड़ लो यार, 1 से ज़्यादा कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता हो वो आपका प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दोनों में से किसी भी एक कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ़ रॉन्ग हैज़ बीन डन टू अ पर्सन, अगर एक आदमी के विषय में अगर कुछ गलत हुआ हो, प्लेंटिफ कैन फाइल द केस इधर इन द कोर्ट हुज जुरिस्डिक्शन द मूवेबल प्रॉपर्टी लाइज और इन द कोर्ट हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट रिसाइड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। वहाँ पे आप कर सकते हो जहाँ पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर जहाँ पे वो बंदा रहता हो, जहाँ पे वो बंदा रहता हो उसके जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट होगा वहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इटली में आपका बंदा है, तो आप इंडिया में केस करके क्या कर लोगे, समझ में, आपको इटली में जाना होगा केस करने के लिए। चलो, डिफाइन रेस जुडिकाटा, सिंपल चीज़ है। अगर आपका केस ऑलरेडी उसका जजमेंट आ चुका है तो क्या करोगे, सेम केस आप दोबारा फाइल कर दोगे कहीं दूसरे कोर्ट में? नहीं ना, एक बार जजमेंट आ चुका है उसके बाद सिर्फ अपील ही होगा, ठीक है। लोअर कोर्ट में आपने आपका केस का सुनवाई हुआ है, आपको पसंद नहीं आया वो जजमेंट, तो आप अपील कर दोगे हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया, आप अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में, इस प्रकार से अपील होता रहेगा। If the case has already been adjudged by an Indian court, then the same parties cannot file the same case involve the same subject matter, same parties है in any other Indian court. However, appeals and revisions are possible. Appeal and revision हो सकता है। What are the conditions of res judicata? The prior suit should be between same parties. The parties should have litigated under the same title. Court which determines the earlier suit must be competent to try the later suit. The same question is directly and substantially in issue with the later, मतलब सेम ही चीज़ है। अच्छा, सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ होगा। एक होगा सेट ऑफ, एक है इक्विटेबल सेट ऑफ, दूसरा होगा काउंटर क्लेम, ठीक है। इक्विटेबल सेट ऑफ लिख दो, QUITABL, इक्विटेबल सेट ऑफ मतलब क्या समझाता हूँ। सबसे पहले काउंटर क्लेम समझाता हूँ मैं आपको। काउंटर क्लेम का मतलब होता है, मैंने आप पे केस किया, सुनो, मैंने आप पे केस किया, मेरे को 10,000 रुपये आपसे लेना है, और जिसके ऊपर मैंने केस किया ना, वो मेरे से 15,000 रुपये वो पाता हो मेरे से, मैं उससे 10,000 रुपये पाता हूँ, वो मेरे से 15,000 रुपये पाता है। अब मैंने उसको बोला कि 10,000 रुपये निकाल, तो उसने मेरे को काउंटर क्लेम किया, बोले कि मेरा 15,000 निकाल पहले, उसके बाद मैं तेरे को 10,000 दूंगा। ये चीज़ सेम चीज़ हो रहा है कोर्ट में, तो उसको कहा जाता है काउंटर क्लेम।
If the plaintiff sues the defendant for a certain amount and the defendant also claims in the first hearing in the court that he also has some receivables from the plaintiff, then in such case if the defendant has more receivable, defendant भाई वो defendant है, मैंने केस किया, वो ज़्यादा पाता हो है मेरे से receivable, then the amount demanded by the plaintiff is called counter claim. समझ में आ रहा है? जो plaintiff ने अमाउंट क्लेम किया उसको काउंटर क्लेम नहीं कह रहे कि डिफेंडेंट मेरे से ज़्यादा पाता हो, ठीक है ना, उसको कहा जाता है काउंटर क्लेम. ठीक है. अच्छा, इक्विटेबल सेट ऑफ मतलब सेम चीज़ है, मैं उसे 10 वो मेरे से 10, तो इक्विटेबल सेट ऑफ हो जाएगा. ठीक है. एंड सेट ऑफ का मतलब बताओ. अगर रिसीवेबल्स कम हो तो तब हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे. समझ में आ रहा है? इफ़ ही हैज़ टू रिसीव द सेम अमाउंट, इक्विटेबल सेट ऑफ. इफ़ ही इज रिसीवेबल इज लेस देन इट इज कॉल्ड सेट ऑफ. ठीक है, सेट ऑफ कर लेंगे. ये हो चुका है सर, आगे बढ़ते हैं. टेम्पररी इंजंक्शन है, फिर है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हम लोग कर लेंगे फटाफट. ठीक है. अच्छा देखो, टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब समझ लो. टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब ये होता है कि टेम्पररी रिलीफ देना. टेम्पररी बताओ ना, रिलीफ देना. द कोर्ट में ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्टेन एनी सच एक्टिविटीज फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलियनेशन और सेल और रिमूवल ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको. पकड़ लो 1000 टन का सोना नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 1000 टन का लोहा. अब लोहा से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है. जब तक वो डिस्प्यूट चल रहा है, मैं क्लेम कर रहा हूँ लोहा मेरा है, पार्टी बी क्लेम कर रहा है कि लोहा उसका है. तो मैंने कहा कि काम करते हैं, सुनो, टेम्पररी इंजंक्शन ले लेते, जब तक केस ना ख़त्म हो जाए तब तक इस लोहे को हम लोग सेल ना करेंगे. ठीक है. तो तब जाके कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन देता है, सो दैट उस लोहा, वो जो लोहा है, जो भी चीज़ है, वो वेस्ट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, एलियनेशन ना हो जाए. वो अलग बात है कि अगर वो एक पेरिशेबल गुड है तो कोर्ट तो उसको सेल करके पैसा रख देगा अपने पास, और जब कोर्ट जो जीत जाएगा लास्ट में उसको वो पैसा दे देगा कोर्ट. ठीक है, ऐसा होता है अपना चार्जेस काट के. इट इज़ ग्रांटेड वेयर इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, एनी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है इन अ सूट इज डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड. डिफेंडेंट threatens or intends to remove or dispose his property with a view to defrauding his creditors, that the defendant threatens to dispose the plaintiff of otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property dispute. मतलब डिफेंडेंट कौन है? मैंने जिसके ऊपर केस किया, वो जो कमीना इंसान, उसके ऊपर मैंने केस कर दिया, तो वो डिफेंडेंट है ना. तो वो उसने वो चालाकी कर रहा है मेरे साथ. ठीक है. वो मेरे को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तेरा प्रॉपर्टी जला दूंगा. तो तब कोर्ट से मैंने स्पेशल ऑर्डर लेकर आया. मैंने बोला देखिए वो प्रॉपर्टी जला देगा बोल रहा है, प्रॉपर्टी को सीज कीजिए आप लोग. तो कोर्ट तब टेम्पररी इंजंक्शन देता है. समझ में आ चुका है? ठीक है. ये नॉर्मल मीनिंग है, डेफिनेशन है, एक बार देख लेना. एफिडेविट वगैरह ये सारा डेफिनेशन है. अच्छा, ये एग्जामिनेशन में आ जाता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. देखो क्या बोले, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन का मतलब बताओ. देखो है क्या चीज़ रेफरेंस मतलब हु विल रेफर द केस टू हुम. लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट. लोअर कोर्ट रेफर करेगा केस हाई कोर्ट को, लेकिन क्यों, कब करेगा? बिफोर पासिंग द जजमेंट. लेकिन क्यों करेगा? द लोअर कोर्ट इज नॉट कंपेरेंट टू एडजस्ट द कोर्ट. समझ में आ रहा है ना? लोअर कोर्ट में गया कोई केस और लोअर कोर्ट को पता है कि मेरा औकात ही नहीं है इस केस के बारे में मैं कुछ जजमेंट सुनाऊँ, तो वो रेफर कर देगा ऊपर वाली कोर्ट में. रिव्यू मतलब विच कोर्ट विल रिव्यू द सेम कोर्ट विच हैज़ पास द जजमेंट. रिव्यू, रिवीजन जो है वो हमेशा, रिव्यू जो है वो हमेशा सेम कोर्ट करता है. ठीक है. रिवीजन, अब रिवीजन, हु विल रिवाइज द जजमेंट टू हुम. द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू सू मोर टू रिवाइज. क्यों? बिकॉज द लोअर कोर्ट हैज़ नॉट प्रॉपरली एडजस्ट द केस. समझ में आ रहा है? हाई कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपने हिसाब से ही रिव्यू करेगा. क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट कंपिटेंट नहीं है ना रिव्यू करने के लिए. अच्छा, सूट अगेंस्ट माइनर, ये एग्जामिनेशन में आ जाता है. ठीक है. अ माइनर इज ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 years एंड फॉर हुम पर्सन और प्रॉपर्टी एंड हुज पर्सन और प्रॉपर्टी अ गार्जियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट. ठीक है. Every suit by a minor shall be instituted in his name by person who is such court shall be called the next friend of the minor. मतलब माइनर का तो नाम नहीं जा सकता, लेकिन देखो माइनर जो होगा ना
उसके नाम पे केस होगा, लेकिन वो इंस्टीट्यूट कौन करेगा, उसका नेक्स्ट फ्रेंड करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है, गार्जियन होगा, उसका रिलेटिव्स होंगे, या तो जो कोर्ट ने सेट करके दिया है उनका गार्जियन वो होंगे। डिफाइन समरी प्रोसीजर, समरी प्रोसीजर में फटाफट केस को बंद कर देना, ठीक है। इट मीन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। अच्छा, यहाँ तक रखते हैं इस चैप्टर को, दिस इज़ मोर देन इनफ। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे थोड़ा रिसर्च वगैरह कर रखा है प्रीवियस ईयर के, तो ये भी एक बार देख लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडियन पेनल कोड। क्या बताइए ना, इंडियन पेनल कोड। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये है पार्ट 1 ऑब्वियसली। ये जो 7 चैप्टर्स है हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे 7 चैप्टर्स को। तो ये आज का वीडियो, इसमें हम लोग ये जो प्रीवियस चैप्टर्स है हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। क्या क्या कंप्लीट किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सोर्सेज ऑफ लॉ, टॉर्ट्स, और बताइए। हाँ जी, हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड, 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड, फिर है हम लोगों ने कंप्लीट किया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया है टॉर्ट्स, फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया है सोर्सेस ऑफ लॉ। और एक वीडियो आ जाएगा उसमें बाकी हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, सो दैट वीडियो बहुत ही बोरिंग ना हो जाए। बहुत लंबा हो जाएगा तो स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि यार इतना लंबा वीडियो है, तो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। आपका फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसा रहा आपका इसका रिवीजन, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।